नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका वाइज वॉलनट पर। हम आगे बढ़ रहे हैं सनशाइन बिफोर द डॉन की ज्ञानमय यात्रा के पार्ट 2 के साथ। पहले भाग में हमने जाना कि आत्माएं पृथ्वी पर क्यों आती हैं और मानव जीवन के पीछे छिपे आध्यात्मिक उद्देश्यों को समझा। इस भाग में हम और गहराई से जानेंगे आत्मा की यात्रा, चेतना के विकास और उन अदृश्य शक्तियों के बारे में जो हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। तो आइए इस रहस्यमयी और प्रेरणादायक यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। तो कल्पना कीजिए कि किसी के पास एक बहुत ही बेहतरीन हाईटेक और एडवांस सॉफ्टवेयर है। मान लेते हैं। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कई डायमेंशंस का भारी भरकम डेटा प्रोसेस कर सकता है, जिसमें शुद्ध तर्क और असीम रचनात्मकता की क्षमता है। अच्छा, तो मतलब एक सुपर इंटेलिजेंट सिस्टम की बात हो रही है। बिल्कुल, लेकिन चुनौती यह है कि इस अत्याधुनिक सॉफ्टवेयर को एक बहुत ही पुराने, मतलब 90 के दशक के धूल खारे कंप्यूटर में इंस्टॉल करना है। एक ऐसा हार्डवेयर जो बहुत ही सीमित और कमजोर है। अरे, उस पुराने हार्डवेयर में तो इतनी क्षमता ही नहीं होगी कि वो उस एडवांस्ड पावर को संभाल सके। यही तो बात है। लाजमी है कि वो ज्यादा गर्म हो जाएगा, या स्क्रीन पर ग्लिच आने लगेंगे, या शायद सिस्टम पूरी तरह से क्रैश ही हो जाए। हाँ, कोई भी समझदार इंजीनियर तो ऐसा करने से सीधे मना कर देगा। बिल्कुल मना कर देगा। और बस यहीं पर आज की हमारी ये जो गहन चर्चा है ना, ये सबसे दिलचस्प मोड़ लेती है। मैं समझ रही हूँ आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं। अगर वो एडवांस सॉफ्टवेयर इंसानी आत्मा और मनुष्य का संपूर्ण शारीरिक और भावनात्मक ब्लूप्रिंट हो, और वो पुराना आउटडेटेड हार्डवेयर हमारी ये पृथ्वी हो। एकदम सही। तो सोचिए ये प्रयोग कैसा दिखेगा। आज हम जुडिसेटोरी की किताब सनशाइन बिफोर द डॉन के एक बेहद रहस्यमयी हिस्से पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, विशेष रूप से पेज 100 से 118 के बीच। हाँ, ये हिस्सा बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस किताब में इंसान की रचना, जेनेटिक इंजीनियरिंग और यहाँ तक कि हमारी रोजमर्रा की जो काम की थकान होती है ना, उसे एक बहुत ही प्राचीन और ब्रह्मांडीय प्रोजेक्ट के रूप में दिखाया गया है, जो कि बहुत ही अनोखा नजरिया है। इस स्रोत सामग्री की सबसे बड़ी खासियत ही यही है कि ये इंसान के विकास को कोई रैंडम जैविक घटना नहीं मानती। मतलब कोई इत्तेफाक नहीं। बिल्कुल नहीं। इसे अलग अलग उन्नत स्टार नेशंस के बीच एक सोचे समझे, बेहद जटिल और एक हद तक जोखिम भरे सहयोग के रूप में पेश किया गया है। जोखिम भरा तो है, जैसे हमने उस कंप्यूटर वाले उदाहरण में देखा। हाँ, और आज की चर्चा में सिर्फ ये नहीं है कि पहला इंसान कैसे बना, बल्कि हम ये भी देखेंगे कि हमारी भावनाओं को जानबूझकर इतना नाजुक क्यों बनाया गया। और उत्पादकता को लेकर वो कौन सा ब्रह्मांडीय दर्शन है जो आज के हमारे बर्नआउट की समस्या की जड़ तक जाता है। जो लोग हमें सुन रहे हैं उनके लिए ये समझना बहुत दिलचस्प होगा कि हमारी रोज की थकान का एक कॉस्मिक कनेक्शन भी हो सकता है। ये सच में बहुत गहराई वाली बात है। तो चलिए उस मुख्य दृश्य को डिकोड करते हैं जिसे किताब में हॉल्स ऑफ ड्रीम टाइम कहा गया है। हॉल्स ऑफ ड्रीम टाइम। ये कोई आम लैब या मीटिंग रूम नहीं है। इसका दृश्य बहुत ही सजीव है। गुलाबी संगमरमर का फर्श है जहां लायरा सभ्यता की महिलाएं, जिन्हें एल्डर्स कहा गया है, जामुनी रंग के कुशन पर एक घेरे में बैठी हैं। एक बहुत ही शांत और आध्यात्मिक माहौल है वहां। बिल्कुल, कमरे में बड़ी बड़ी खिड़कियां हैं जहां से एमरल्ड हिल्स दिखाई देती हैं। झील के बीच में फव्वारे चल रहे हैं, मतलब एकदम जादुई जगह है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये लायरा की महिलाएं वहां कोई मशीन नहीं चला रही हैं। हाँ, वो एक प्रक्रिया कर रही हैं जिसे वीविंग द स्ट्रैंड्स ऑफ ड्रीम टाइम कहा गया है। और यहाँ सीरियस नाम के स्टार सिस्टम से आए जेनेटिक इंजीनियर्स भी उनके साथ मिलकर एक नए इंसान का ब्लूप्रिंट तैयार करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, जिसे स्रोत सामग्री में ह्यूमन कहा गया है। सही कहा। लेकिन ये वीविंग असल में काम कैसे करती है? ये कोई आम स्वेटर बुनने जैसा तो नहीं लग रहा। देखिए, ये स्वेटर बुनने जैसा ही है, लेकिन ऊन की जगह यहाँ चेतना या कॉन्शियसनेस का इस्तेमाल हो रहा है। चेतना का इस्तेमाल, वो कैसे? इस दर्शन के अनुसार एलोहिम, जिन्हें गॉड क्रिएटर्स कहा गया है, वो शुद्ध ब्रह्मांडीय ऊर्जा या प्रकाश प्रदान करते हैं। और वो प्रकाश निराकार होता है। अच्छा, उसका कोई रूप नहीं होता? बिल्कुल। उस निराकार प्रकाश को एक निश्चित भौतिक आकार या पैटर्न देने का काम इन लायरा की महिलाओं का है। तो वो उस प्रकाश को दिशा दे रही है। हाँ, वो अपनी गहरी मानसिक एकाग्रता और इरादों के जरिए उस ऊर्जा को मोड़कर एक ढांचा तैयार करती हैं। और इसी जगह पर सीरियस से आई जेनेटिक्स की विशेषज्ञ असिया एक बहुत ही व्यावहारिक चुनौती सामने रखती हैं कि ये नया इंसान आखिर दिखेगा कैसा, है ना? बिल्कुल।
अलेसांड्रा नाम की एक लायरा महिला अस्या से ठीक यही पूछती है कि क्या नए इंसान को पृथ्वी के माहौल के हिसाब से बनाना चाहिए या हमारे जैसा। और अस्या का जवाब काफी चौंकाने वाला है। वो कहती हैं कि इन नए इंसानों को लायरा और सीरियस के लोगों की तरह ही लंबा, सुंदर और शारीरिक रूप से 12 डायमेंशंस में यात्रा करने में सक्षम बनाया जाना चाहिए। जो कि एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। महत्वाकांक्षी तो है, लेकिन अब जरा यहाँ रुकते हैं और उसी एनालॉजी पर वापस जाते हैं। पृथ्वी वर्तमान में तीसरे डायमेंशन की भारी ऊर्जा में है। हाँ, बहुत ही सघन ऊर्जा है। किताब स्पष्ट करती है कि उस समय पृथ्वी के मूल निवासी बहुत अलग दिखते थे। मतलब वे छोटे कद के, झुके हुए और बालों से ढके हुए थे। तो क्या ये सीधे तौर पर एक बेवकूफ़ी भरा डिजाइन नहीं है? बेवकूफ़ी भरा डिजाइन। हाँ, मतलब एक बेहद उथल-पुथल भरे तीसरे डायमेंशन वाले हार्डवेयर के लिए 12वें डायमेंशन का शरीर क्यों बनाया जा रहा है? ये तो वही कंप्यूटर क्रैश होने वाली बात हो गई। मैं समझती हूँ। सतह पर देखने से ये एक डिजाइन की बहुत बड़ी खामी लग सकती है, लेकिन अस्या और उनकी टीम किसी अल्पकालिक योजना पर काम नहीं कर रही हैं। तो उनका लॉन्ग टर्म प्लान क्या है? वे जानती हैं कि जब 12 डायमेंशन वाले इस परिष्कृत ब्लूप्रिंट को तीसरे डायमेंशन की भारी और सघन ऊर्जा में डाला जाएगा तो एक म्यूटेशनल डिस्टॉर्शन होगा। म्यूटेशनल डिस्टॉर्शन, इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। सरल शब्दों में समझे तो दबाव के कारण जेनेटिक्स विकृत हो जाएंगे। शुरुआती पीढ़ियों में पृथ्वी का वो पुराना, बाल वाला और झुका हुआ रूप ही हावी रहेगा। अच्छा, यानी वो उन्नत ब्लूप्रिंट दब जाएगा? बिल्कुल, वो तुरंत सक्रिय नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि वे जानबूझकर एक ऐसा शरीर बना रहे हैं जो शुरुआत में टूट जाएगा या अपनी पूरी क्षमता पर काम नहीं कर पाएगा। हाँ, तकनीकी रूप से देखा जाए तो ऐसा ही है। तो फिर इस पूरी कवायद का फायदा क्या है? इतनी मेहनत क्यों? फायदा समय के एक बहुत बड़े चक्र में छिपा है। योजना ये है कि पृथ्वी हमेशा तीसरे डायमेंशन में नहीं रहेगी। तो पृथ्वी बदलने वाली है। किताब के अनुसार पृथ्वी को अपने कक्षीय पथ में 4 बार घूमना होगा। ये एक खगोलीय चक्र है जो पृथ्वी की ऊर्जा की फ्रीक्वेंसी को धीरे धीरे बदलता है। अच्छा, एक तरह का इवोल्यूशनरी साइकिल है। हाँ, अस्या समझाती हैं कि जब ये चक्र पूरा होगा तब पृथ्वी 5वें डायमेंशन में प्रवेश करेगी। और तब क्या होगा? और जैसे ही पृथ्वी का वातावरण यानी वो पुराना हार्डवेयर अपग्रेड होगा, इंसानों के अंदर छिपा हुआ वो 12 डायमेंशन वाला मूल जेनेटिक ब्लूप्रिंट अचानक से सक्रिय हो जाएगा। अरे वाह! इसका मतलब है कि वे भविष्य के लिए एक टाइम कैप्सूल तैयार कर रहे हैं। बिल्कुल, एक टाइम कैप्सूल की तरह ही काम करेगा ये। जब पृथ्वी 5वें डायमेंशन में जाएगी, तब इस अपग्रेड का व्यवहारिक असर क्या होगा? मतलब इंसानों में क्या बदलाव आएंगे? 5वें डायमेंशन का मतलब है चेतना पर पड़े हुए अज्ञानता के पर्दों का हट जाना। पर्दे हट जाना। आसिया के अनुसार जब ये बदलाव होगा तब ये नए इंसान अपने दिमाग की शक्ति से अपनी बीमारियों को खुद ठीक कर सकेंगे, बिना किसी बाहरी दवा के। ये तो बहुत कमाल की बात है। हाँ, वे अपने शरीर को फिर से नया रूप दे सकेंगे, ठीक वैसे ही जैसे उन्नत स्टार नेशंस के लोग करते हैं। मतलब उन्होंने 3D की दलदल में एक 12D का बीज बो दिया है, जो सही मौसम आने पर खिल उठेगा। बहुत ही खूबसूरत तरीके से कहा आपने। बिल्कुल यही योजना है। तो ये तो बात हुई बाहरी शरीर और उसके भविष्य की, लेकिन सिर्फ एक शक्तिशाली शरीर होना काफी नहीं है ना? हाँ, शरीर तो बस एक ढांचा है। उस शरीर के अंदर जो दिमाग है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसका क्या? 12 डायमेंशंस वाले शरीर को चलाने के लिए भावनाएं भी तो उसी स्तर की चाहिए ना? सही पॉइंट पकड़ा आपने। और यही कहानी शारीरिक ढांचे से मानसिक प्रोग्रामिंग की ओर शिफ्ट होती है। और यहाँ डोरिटला की एंट्री होती है। हाँ, डोरिटला जो 7वें डायमेंशन वाले आर्कटूरियन सिस्टम से हैं और भावनाओं के विज्ञान की विशेषज्ञ हैं, वो एक बहुत ही डरावनी चेतावनी देती हैं। कैसी चेतावनी? वो कहती हैं कि इंसान को एक बेहद संवेदनशील दिमाग दिया जा रहा है, लेकिन पृथ्वी पर कोई व्यवस्थित ढांचा नहीं है। और सबसे बड़ी बात, इंसान को अपने पिछले जन्मों की यादें नहीं होंगी। अगर हम अपनी वो स्पोर्ट्स कार वाली एनालॉजी पर वापस जाएं, हाँ, बताइए। तो ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसे एक फॉर्मूला 1 रेसिंग कार दे दी गई है, लेकिन कार के सारे शीशे काले हैं। और कोई मैप भी नहीं है? बिल्कुल, कोई मैप नहीं है। और उसे ये भी याद नहीं है कि कार कैसे चला ली है। इस तरह के अराजक ग्रह पर इतनी गहरी संवेदनशीलता देना तो एक तरह की क्रूरता लगती है। ये बहुत ही वाजिब चिंता है, और डोरिटेला खुद इस खतरे को पूरी तरह से समझती हैं। तो फिर वो ऐसा क्यों कर रही हैं? वो स्वीकार करती हैं कि एक इतना परिष्कृत दिमाग बहुत जल्दी चरम खुशी महसूस कर सकता है,
लेकिन वो उतनी ही जल्दी और उतनी ही गहराई से भयंकर दर्द और अवसाद भी महसूस करेगा। क्योंकि उसके पास कोई पुरानी यादों का कोई संदर्भ या रेफरेंस पॉइंट नहीं होगा। बिल्कुल। इसलिए बाहरी दुनिया उन्हें आसानी से भटका सकती है, लेकिन इस डिजाइन के पीछे एक बहुत ही गहरा मैकेनिज्म काम कर रहा है। अच्छा, वो मैकेनिज्म क्या है? डोरिटिला का तर्क ये है कि जब बाहरी दुनिया में कोई रास्ता नहीं होगा तो इंसान के पास एक ही विकल्प बचेगा, उसे पूरी तरह से अपने अंदर की आत्मा की आवाज पर निर्भर रहना होगा। ओहो, तो भावनाएं असल में एक आंतरिक नेविगेशन सिस्टम की तरह काम कर रही हैं। एकदम सटीक विश्लेषण। बाहरी मैप नहीं है, इसलिए अंदर का कंपास बहुत तेज होना चाहिए। बिल्कुल सही। डोरिटिला और अलेसैंड्रा इस बात पर एकमत होती हैं कि इंसान की डिजाइन में जुनून और अत्यधिक संवेदनशीलता डालना कोई खामी नहीं है, बल्कि ये एक जरूरी टूल है। हाँ, यदि वे इस भौतिक शरीर में जीवन का पूरा अनुभव लेना चाहते हैं तो ये भावनात्मक गहराई आवश्यक है। खुशी उन्हें बताएगी कि वे अपनी आत्मा के रास्ते पर हैं। और भयंकर पीड़ा या भ्रम उन्हें ये संकेत देगा कि वे भटक गए हैं। बिल्कुल, ये कठिन रास्ता है, लेकिन अंततः ये उन्हें अपने दिमाग को एक बेहतरीन और स्वतंत्र उपकरण की तरह इस्तेमाल करना सिखाएगा। लेकिन जब हम इन भावनाओं, थकान और संघर्ष की बात कर रहे हैं तो एक सवाल और उठता है। क्या सवाल? ये महान एलियन रचनाकार जो इंसानों का भविष्य तय कर रहे हैं, क्या वे खुद कभी इस भारी जिम्मेदारी से नहीं टूटते? ये बहुत ही दिलचस्प पहलू है इस किताब का। हाँ, क्योंकि स्रोत सामग्री का अगला हिस्सा सीधे तौर पर आज की हमारी सबसे बड़ी समस्या बर्नआउट से जुड़ता है। बर्नआउट, जो आज के समय में लगभग हर इंसान महसूस कर रहा है। बिल्कुल। किताब में एसेनिया का एक उदाहरण है। वो अपनी गैलेक्टिक काउंसिल की जिम्मेदारियों और डायमेंशंस के बीच लगातार यात्रा करने से बहुत थकी हुई है। वो बहुत ज्यादा काम कर रही है। उसे अपना काम पसंद है, लेकिन वो इस चिंता से घिरी है कि काम कभी खत्म ही नहीं होगा। ये तो बिल्कुल वैसी ही स्थिति है जैसी आजकल के कॉर्पोरेट जीवन में देखी जाती है। हाँ, अनथीन मीटिंग्स और कभी खत्म न होने वाले ईमेल्स। एकदम सही। फिर झील के किनारे एक दावत के दौरान मोलिया नाम की एक लायरा महिला एसेनिया को एक ऐसा नजरिया देती है जो उत्पादकता को देखने का पूरा चश्मा ही बदल देता है। वो दावत का दृश्य बहुत कुछ कहता है। लायरा के लोग वैसे तो बिना ठाए केवल ब्रह्मांडीय ऊर्जा से सांस लेकर ही पोषण पा सकते हैं। हाँ, उन्हें खाने की जरूरत नहीं है, लेकिन उस दावत में वे बारीक पिसे हुए अनाज से बने गुलाबी रंग के छोटे केक खा रहे होते हैं, जो कि बहुत स्वादिष्ट लग रहे थे पढ़ने में। बिल्कुल। जब एसानिया पूछती है तो मोलिया समझाती है कि वे केवल शरीर की जरूरत के लिए नहीं खाते, बल्कि आत्मा की खुशी के लिए खाते हैं। सिर्फ खुशी के लिए? हाँ, और ये बात सिर्फ खाने तक सीमित नहीं है, ये उनके पूरे जीवन दर्शन का आधार है। मोलिया स्पष्ट करती है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे काम में अपनी ऊर्जा लगाता है जो प्राकृतिक रूप से प्रवाहित नहीं हो रहा है, मतलब जैसे करने में उसे जोर लगाना पड़ रहा है या तनाव हो रहा है, बिल्कुल, तो वो शरीर और दिमाग के बीच के संतुलन को बिगाड़ देता है। इससे एनर्जी ब्लॉक बन जाते हैं। ये एनर्जी ब्लॉक्स वाला कॉन्सेप्ट बहुत दिलचस्प है ना? से अगर हम रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ें तो हम सबने ये महसूस किया है, कोई काम जिससे हम नफरत करते हैं उसे करने में 10 मिनट लगने चाहिए, लेकिन वो 3 घंटे ले लेता है। हाँ, और बहुत थका देता है। और जिस काम में हमें मजा आता है वो घंटों तक बिना थके हो जाता है। यही तो मोलिया समझा रही है। लेकिन मोलिया यहाँ एक सीक्रेट भी साझा करती है जो सुनने में थोड़ा अव्यवहारिक लगता है। आप किस सीक्रेट की बात कर रहे हैं? वो एसानिया से कहती है कि वो अपनी टू डू लिस्ट को लेकर परेशान होना छोड़ दे। इसके बजाय रात को सोने से पहले अपनी सारी जिम्मेदारियां एक सूची में लिखे और अपने हायर सेल्फ या उच्च चेतना को सौंप दे। एक तरह से सरेंडर कर दे। हाँ, और अगले दिन उठकर सिर्फ वही काम करे जिसे करने में सबसे ज्यादा खुशी या सही ऊर्जा महसूस हो। अब मुझे यहाँ थोड़ा रुककर इस विचार पर सवाल उठाना होगा। बिल्कुल, उठाइए। अगर समाज का हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों की लिस्ट फाड़कर फेंक दे और सिर्फ वही करे जिसमें उसे मजा आता हो, तो दुनिया का काम कैसे चलेगा? ये सवाल तो हर किसी के मन में आएगा। फिर तो कोई भी बिल नहीं भरेगा, कोई भी सुबह उठकर नौकरी पर नहीं जाएगा। क्या ये दर्शन असल जिंदगी में काम कर सकता है? पहली नजर में ये एक बहुत ही अराजक विचार लगता है। ऐसा लगता है जैसे ये जिम्मेदारियों से भागने का कोई बहाना हो। हाँ, एस्केपिज्म लगता है। लेकिन मौलिया का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इंसान काम करना छोड़ दे। हायर सेल्फ को काम सौंपने का मैकेनिज्म वास्तव में ऊर्जा के संतुलन और प्राथमिकताओं के बारे में है। प्राथमिकताएं,
बिल्कुल। मतलब जो सच में जरूरी हैं। हाँ, जब कोई व्यक्ति भारी तनाव के साथ काम करता है तो उसका फोकस सिर्फ डर पर होता है। अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा? बिल्कुल, डेडलाइंस का डर। ये डर ही वो ऊर्जा है जो काम में रुकावट पैदा करती है। इसके विपरीत जब वो इंट्यूशन का पालन करता है तो वो एक फ्लो स्टेट में प्रवेश कर जाता है, जहाँ काम अपने आप होने लगता है। मौलिया दावा करती है कि जब काम इस तरह किया जाता है तो जो चीजें सच में महत्वपूर्ण होती हैं वे बिना किसी प्रयास के एकदम सही समय पर पूरी हो जाती हैं। और जो काम छूट जाते हैं वे शायद वैसे भी उतने जरूरी नहीं थे। यानी ये आलस नहीं है, बल्कि अपनी ऊर्जा को सही जगह पर चैनलाइज करना है। बिल्कुल। हम दिन भर जिन चीजों के पीछे भागकर खुद को थकाते हैं, हो सकता है कि ब्रह्मांडीय स्तर पर उनकी कोई अहमियत ही न हो। ये बर्नआउट से बचने का एक बहुत गहरा तरीका है। और व्यक्तिगत ऊर्जा के इसी संतुलन से निकलकर ये किताब हमें संपूर्ण पृथ्वी के भविष्य की एक विशाल और डरावनी झलक भी दिखाती है। हाँ, वो सॉन्ग्स ऑफ ड्रीम टाइम वाला हिस्सा। हॉल्स ऑफ ड्रीम टाइम में लायरा की महिलाएं ध्यान में बैठकर गीत गाती हैं। इन गीतों की सामूहिक ऊर्जा एक तरह का प्रोजेक्टर बन जाती है, जिसमें वहां मौजूद सभी लोगों को भविष्य के दृश्य दिखाई देते हैं। और वो भविष्य बहुत सुखद नहीं है शुरू में। बिल्कुल नहीं। उन्हें दिखाई देता है कि पृथ्वी पर भयंकर युद्ध हो रहे हैं, अकाल पड़ा है और विनाशकारी भूकंप आ रहे हैं। इस भारी उथल-पुथल को देखकर असायन्या और अन्य रचनाकार भावुक हो जाते हैं। वो रोने लगते हैं। लेकिन इसके बाद महिलाएं एक नई धुन गाती हैं जो पुरानी ऊर्जा को ठीक करती है। और तब उस राख से एक नई पृथ्वी उभरती हुई दिखाई देती है, एक शांत जगह जहां लोग खुश हैं। और इसी भविष्य में एसेन्या अपनी टीम के एक सदस्य राय को एक छोटे बच्चे के रूप में मुस्कुराते हुए देखती है। ये दृश्य इस बात का प्रमाण है कि चाहे कितनी भी तबाही क्यों न मचे, अंततः सब कुछ सही जगह पर आ जाएगा। लेकिन उस तबाही के दौर में इंसान को पूरी तरह से टूटने से बचाने के लिए भी एक इंतजाम किया गया था। यहीं पर कहानी में सोने का बक्सा या गोल्डन बॉक्स आता है। हाँ, ये सोने का बक्सा बहुत रहस्यमयी लगा मुझे। किताब बताती है कि ये बक्सा साक्षात एलोहीम द्वारा लाया गया था और इसमें ईश्वर से सीधे जुड़ाव की ऊर्जा थी। इसे उन नए इंसानों के अंदर एक एंकर के रूप में डाला जाना था। लेकिन एक ऊर्जा का बक्सा इंसान के अंदर एंकर की तरह कैसे काम करेगा? मतलब इसका मैकेनिज्म क्या है? इसे एक फ्रीक्वेंसी रिसीवर की तरह समझा जा सकता है। जैसे कोई रेडियो एंटीना? हाँ, लगभग वैसा ही। जब डोरितला ने चेतावनी दी थी कि बाहरी दुनिया में भयंकर अफरा तफरी होगी और इंसान का मन भटकेगा, तो ये सोने का बक्सा उस समस्या का समाधान है। अच्छा, तो ये तब काम आएगा जब हम सबसे ज्यादा परेशान होंगे। बिल्कुल। जब इंसान गहरी पीड़ा या भ्रम में होगा, तब उसके अंदर छिपी ये विशेष ईश्वरीय ऊर्जा एक वाइब्रेशन पैदा करेगी। एक खिंचाव महसूस होगा अंदर से। हाँ, ये एक आंतरिक खिंचाव होगा जो उसे याद दिलाएगा कि वो केवल ये भौतिक शरीर नहीं है। यही ऊर्जा उसे उस तूफानी समुद्र में डूबने से बचाएगी। ये बहुत ही खूबसूरत विचार है। और जब हम भावनाओं, प्यार और जुड़ाव की बात कर ही रहे हैं, तो स्रोत सामग्री हमें इन महान एलियन रचनाकारों के सबसे मानवीय पहलू से भी रूबरू कराती है। आप एसायनिया और मुस्तिनिया की बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल। वे सिर्फ दूर बैठकर प्रयोगशाला में काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि वे खुद भी भावनाओं से गुजर रहे हैं। कहानी में एसायनिया और मोस्तिनिया के बीच पनप रहे गहरे प्रेम का जिक्र है। ये एक ऐसा प्यार है जो उनकी अपनी काउंसिल्स के नियमों के सख्त खिलाफ है। हाँ, वे अलग अलग जातियों से हैं, लेकिन उनका जुड़ाव इतना गहरा है कि शब्दों की आवश्यकता ही नहीं होती। लायरा पर उनके आखिरी दिन मोस्टिनिया एसायनिया के कमरे में एक खूबसूरत गुलाबी फूलों का गुलदस्ता भेजता है, जिसे एक चमकीले सिल्वर रिबन से बांधा गया है। साथ में एक कार्ड होता है जिस पर लिखा होता है कि वो आखिरी रात उससे मिलने आएगा। ये प्रसंग इस पूरी ब्रह्मांडीय कहानी में एक अद्भुत विरोधाभास और गहराई पैदा करता है। कैसे? देखिए, जो उन्नत प्राणी इंसानों के लिए भावनाओं का एक जटिल जाल डिजाइन कर रहे हैं, वो खुद अपनी ही दुनिया के नियमों और भावनाओं के बीच संघर्ष कर रहे हैं। वो भी भावनाओं से अछूते नहीं है। उस शाम एसायनिया अपने कमरे में बैठ के रोती है। वो एक ऐसी कुर्सी पर बैठती है जो उसे गले लगाने का एहसास देती है। और फिर वो अपना एक सपना याद करती है। हाँ, जहाँ वो और मोस्टिनिया कैटरपिलर के रूप में एक खोल के अंदर होते हैं और फिर संघर्ष करके दो खूबसूरत पीली तितलियों में बदल जाते हैं। ये तितली वाला रूपक, मतलब मेटाफर, सिर्फ उनके प्रेम तक सीमित नहीं है ना? एकदम सही पहचाना आपने। ये पूरे मानव विकास का भी प्रतीक है। अंधकार, सीमा और संघर्ष के खोल से निकलकर प्रकाश की ओर जाना। स्वतंत्रता और एक नए
12 डायमेंशन वाले रूप की ओर जाना, ये दर्शाता है कि पूरी जेनेटिक इंजीनियरिंग और ब्रह्मांडीय योजना का अंतिम लक्ष्य प्रेम और जुड़ाव ही है। और इसी प्रेम और बड़े संकल्प के साथ यह हिस्सा अपने अंतिम फैसले पर पहुंचता है। जेनेटिक ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। लेकिन एसाइनिया तय करती है कि इसे तुरंत लागू नहीं किया जा सकता। हाँ, उन्हें एक टेस्ट रन चाहिए। वे फैसला करते हैं कि उन्हें फेडरेशन स्टारशिप से पृथ्वी पर जाना होगा ताकि वे वहां के मूल निवासियों के डीएनए की बहुत बारीकी से जांच कर सके। वे ये देखना चाहते हैं कि ये नया 12 डायमेंशंस वाला सॉफ्टवेयर पुराने हार्डवेयर के साथ कैसे रिएक्ट करेगा। बिल्कुल, जो कि एक बहुत ही लॉजिकल कदम है। अगर हम इस पूरी चर्चा के मुख्य बिंदुओं को एक साथ रखें तो 3 बहुत ही स्पष्ट संदेश सामने आते हैं। हाँ, बताइए। नहीं है। जब बाहरी दुनिया में कोई रास्ता नहीं होता तो हमारी भावनाएं ही हमारी आत्मा का कंपास होती हैं। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, लायरा का वो दर्शन जो कहता है कि जीवन और उत्पादकता का आधार थकान या डर नहीं बल्कि खुशी होनी चाहिए। सही ऊर्जा का प्रवाह ही काम को सही मायने में पूरा करता है। बिल्कुल। जो लोग हमें सुन रहे हैं उनके लिए ये सोचने वाली बात है। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भावनाओं के उफान और काम के भारी तनाव से जूझते हैं। क्या उस अंधीन टू डू लिस्ट के तनाव को थोड़ा कम करके अपने इंट्यूशन पर भरोसा किया जा सकता है? क्या आत्मा की उस मूल आवाज को सुना जा सकता है जो सिर्फ सही दिशा की ओर ले जाना चाहती है? हमारा मकसद आज इस कॉस्मिक कथा को समझना है जहां सदियों पुराने स्टार बीइंग्स हमारे जेनेटिक ब्लूप्रिंट को आकार दे रहे हैं। हाँ, और इसमें सबसे खास बात यह है कि जिसे हम इंसान समझते हैं, सोर्स के अनुसार वो ह्यूमन नहीं बल्कि हु मैन है। ये हु वाला हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण है। इस सोर्स में हु का अर्थ है ईश्वर या सृष्टि की ध्वनि, मतलब क्रिएशन का वो साउंड जो प्योर ब्रह्मांड को चलाता है। ओह वाओ, तो हम किसी रैंडम एवोल्यूशन का हिस्सा नहीं है? बिल्कुल नहीं। इस मटेरियल के मुताबिक ये एक पूरे गैलेक्सी का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक इंटरडायमेंशनल रेस्क्यू मिशन है। और इस मिशन की शुरुआत हमारी पृथ्वी पर नहीं होती। ये कहानी हमें ले जाती है लायरा नाम के एक ग्रह पर। हाँ, लायरा। और वहां भी एक ऐसी जगह जो किसी भी आम फिजिक्स के नियम को नहीं मानती। मैं उस एम्फी थिएटर ऑफ लाइट के बारे में बात करना चाहती हूँ। उस जगह की जो डिटेल सोर्स ने दी हैं, वो सच में दिमाग चकराने वाली हैं। एम्फी थिएटर का आकार और उसकी मैकेनिक्स दोनों बहुत हैरानगेज हैं। ये कोई ईंट पत्थर की बिल्डिंग तो है नहीं। हाँ, वो नीले पत्थर ना। सही कहा। इसे एथसोस के एमरल्ड हिल्स से लाए गए हल्के नीले चांदनी रंग के पत्थरों से बनाया गया है। पर यहाँ 12th डायमेंशन की साइंस लागू होती है। वो कैसे काम करती है? देखिए, बाहर से देखने पर ये दीवारें पूरी तरह से ओपेक लगती हैं, जैसे किसी ठोस हीरे का महल हो। अच्छा। लेकिन जब आप उसके अंदर खड़े होते हैं तो वहां कोई छत नहीं है। अंदर से सीधे खुले आसमान और लेसी फन जैसे पत्तों वाले हरे पेड़ दिखते हैं। कमाल है। मतलब अंदर का आयाम और बाहर का आयाम बिल्कुल अलग तरीके से बिहेव कर रहा है। डायमेंशन खुद फोल्ड हो रहा है। बिल्कुल। और इसी भव्य जगह पर लाइरैन नेता, जिनका नाम मोस्टेनिया है, वो एक पूरी सभा के सामने सिरियन डेलीगेशन का परिचय देते हैं। और इस डेलीगेशन को लीड कर रही हैं एसेनिया। जब मोस्टेनिया इन सदस्यों की खूबियां बताते हैं तो मेरे दिमाग में तो सीधे एवेंजर्स या ओशंस 11 जैसी टीम का ख्याल आता है। हाँ, हर किसी का एक अलग सुपर पावर। सही में, जैसे सब मिलकर कोई गैलेक्टिक हाइस्ट करने जा रहे हो। पर ओशंस 11 थोड़ा छोटा शब्द हो जाएगा इस मिशन के लिए। इसे एक ऐसी कॉस्मिक ऑर्केस्ट्रा की तरह समझिए जहां अगर एक भी साज गलत बजाना तो पूरी प्रजाति का भविष्य नष्ट हो जाएगा। तो इनका मेन काम क्या था? इनका काम फिजिकल बाउंड्रीज को तोड़ना था। उदाहरण के लिए उस टीम में क्रिस्टियाना को लीजिए। सोर्स बताता है कि वो ध्वनि और वाइब्रेशन को फिजिकल रूप में बदल सकती हैं। वेट, क्या? साउंड को सीधे मैटर में कन्वर्ट करना? ये बोलने में आसान लगता है, पर इसका मैकेनिज्म क्या हो सकता है? इसे एक एडवांस्ड साइमैटिक्स की तरह देख सकते हैं। जैसे जब हम किसी सरफेस पर रेत रखते हैं और नीचे साउंड वेव्स बजाते हैं तो रेत एक जियोमेट्रिक पैटर्न बना लेती है। हाँ, वो एक्सपेरिमेंट मैंने देखा है। तो 12 डायमेंशन में ध्वनि सिर्फ आवाज नहीं है, ये रियलिटी का रॉ मैथमेटिकल कोड है। क्रिस्टियाना एक बायोलॉजिकल 3D प्रिंटर की तरह काम करती हैं। ओह, मैं समझ रही हूँ। वो उस डिवाइन क्रिएशन के साउंड को लेती हैं और उसकी वाइब्रेशंस को इतना घना कर देती हैं कि वो नए डीएनए में ठोस रूप ले लेता है। ये सच में माइंड ब्लोइंग है। और फिर आसिया है जो इन लाइट टेम्पलेट्स को फिजिकल फॉर्म में लाती हैं। सही कहा। और इनके साथ पेपो हैं।
पेपो का काम केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स को बिल्कुल सही मैथमेटिकल रेशो में जोड़ना है। यानी एक साउंड दे रहा है, दूसरा लाइट दे रहा है और तीसरा केमिकल स्ट्रक्चर। बिल्कुल। और बोस्टो और कैस्पियर जैसे फिजिसिस्ट भी हैं जो इस पूरे स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी बनाए रखते हैं। पर इन सब में दो नाम ऐसे थे जिन्होंने मुझे सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर किया। पहला नाम है समारा, जो एक एस्ट्रोजेनेटिक्स एक्सपर्ट हैं। उनकी बैक स्टोरी तो किसी एक्शन मूवी जैसी है। समारा की कहानी सच में खास है। वो प्योर ब्लड सीरियन नहीं है, बल्कि एक हाइब्रिड हैं। उनकी माँ को बचाया गया था ना? हाँ, उनकी माँ को फेडरेशन के एक स्टारशिप कमांडर ने एक डार्क जोन से बचाया था, जहां उन्हें बंदी बनाया गया था। समारा का हाइब्रिड होना उन्हें एक अनोखी काबिलियत देता है। तो उनका रोल क्या था इस डीएनए प्रोजेक्ट में? उनका काम ये सुनिश्चित करना था कि ये नया ह्यूमन डीएनए सिर्फ एक बंद डब्बे जैसा ना हो। उस डीएनए को बदलती हुई सेलेस्टियल रिदम्स के साथ लगातार डेटा एक्सचेंज करना आना चाहिए। अच्छा, मतलब वो डीएनए के अंदर एक तरह का यूनिवर्सल वाईफाई राउटर फिट कर रही थी। सही पकड़ा आपने, एकदम वाईफाई जैसा ही कनेक्शन। और फिर आता है इस सभा का सबसे छोटा सदस्य राय। सोर्स कहता है कि उसके अंदर साक्षात एलोहिम यानी गॉड्स ऑफ क्रिएशन की वाइब्रेशंस हैं। और राय अपने साथ एक सुनहरा बक्सा लाया था जिसमें ईश्वरीय फ्रीक्वेंसीज बंद थी। अब यहाँ मेरा एक बहुत बड़ा लॉजिकल सवाल है। अगर राय का काम इन डिवाइन एनर्जीज को नए डीएनए में डालना है, और अगर आकाशगंगा की सारी खूबियों को एक ही डीएनए में डाल दिया जाए, तो क्या वो बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर ओवरलोड नहीं हो जाएगा? ओवरलोड से आपका मतलब? मतलब एक छोटी सी वायर में अगर आप हजारों वोल्ट का करंट भेजेंगे तो वो ब्लास्ट हो जाएगी ना? तो क्या नई प्रजाति जल नहीं जाएगी? ये सवाल बहुत लाजमी है, और इस योजना का सबसे बड़ा खतरा भी यही था। उन गोल्डन फ्रीक्वेंसीज में सच में इतनी ताकत थी कि वो आम 3D डीएनए को राख बना सकती थी। तो फिर उन्होंने इसे कैसे हैंडल किया? समझने वाली बात यह है कि ये ओवरलोड तुरंत इस्तेमाल के लिए नहीं था। इसे एक सुपर रिसीवर रेडियो की तरह समझिए। सुपर रिसीवर? ये थोड़ा और समझाएंगे? देखिए, एक आम 3 डायमेंशनल दिमाग सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी पकड़ सकता है, एक वक्त पर एक ही रियलिटी। लेकिन 12th डायमेंशन का हार्डवेयर एक ऐसे रिसीवर की तरह है जहां सारे चैनल्स एक साथ प्रोसेस होते हैं। अच्छा। लियरियंस और सीरियंस खुद अपनी डायमेंशनैलिटी में कैद थे। वो 12th डायमेंशन में परफेक्ट थे, पर नीचे के आयामों में नहीं जा सकते थे। तो उन्हें एक ऐसी प्रजाति चाहिए थी जो फर्स्ट से लेकर 12th डायमेंशन तक सब कुछ हैंडल कर सके। बिल्कुल। ये ह्यूमन डीएनए एक मास्टर की थी, एक यूनिवर्सल व्हीकल जिसमें वो आने वाले भविष्य के लिए अपनी याददाश्त स्टोर कर रहे थे। एक तरह की कॉस्मिक बैकअप ड्राइव। पर इन सब में एक सवाल मेरे दिमाग में लगातार घूम रहा है कि आखिर पृथ्वी ही क्यों? ये बहुत जरूरी मुद्दा है। इन सब स्टार बीइंग्स को अपने आरामदायक डायमेंशंस छोड़कर एक पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन पृथ्वी के लिए क्यों चलाना पड़ा? सोर्स के अनुसार पृथ्वी का इतिहास वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा हम सोचते हैं। शुरुआत में पृथ्वी एक चमकता हुआ 5th डायमेंशन प्लैनेट था, जिसे तारा कहा जाता था। हाँ, तारा, जिसका मतलब है सितारा। 5th डायमेंशन का मतलब है यूनिटी कॉन्शियसनेस, यानी वहां हर जीव को दूसरे के साथ जुड़े होने का एहसास था। वहां कोई दुख या अंधेरा नहीं था। तो फिर ये सब बर्बाद कैसे हुआ? एक 5D पैराडाइज अचानक 3D के कचरे में कैसे बदल गया? सोर्स बताता है कि वहां डार्क फोर्सेस का हस्तक्षेप हुआ, जो कंट्रोल और ड्युअलिटी चाहती थी। जब वाइब्रेशंस गिरी तो पृथ्वी की रियलिटी पूरी तरह से फ्रैक्चर हो गई और वो सीधे 3rd डायमेंशन में गिर गई, डुअलिटी में। सही। डुअलिटी का नियम यह है कि एक चीज का अस्तित्व उसके विपरीत पर निर्भर करता है। अच्छा और बुरा, दुख और सुख, रोशनी और अंधेरा। ये तो एक ऐसी जगह बन गई जहां चीजें टूटी हुई और अलग महसूस होती हैं। और इसी पतन को ठीक करने के लिए, उस फ्रैक्चर्ड रियलिटी को वापस 5D तक लाने के लिए, नैरेटिव कहता है कि 4 महायुग लगेंगे। 4 महायुग? और हर एक युग 26,000 साल का होता है। बाप रे, हम लगभग 1 लाख साल के ब्लूप्रिंट की बात कर रहे हैं। हाँ, और एलोहिम इस पूरे प्रोसेस को बहुत ही जोखिम भरा मानते हैं, क्योंकि इस तीसरे आयाम में सबसे कठोर नियम लागू होता है, फ्री विल या स्वतंत्र इच्छा का नियम। बिल्कुल। और ये फ्री विल इस पूरी मास्टर प्लान की सबसे बड़ी दोधारी तलवार है। अगर मैं इस फ्री विल को थोड़ा प्रैक्टिकल नजरिए से देखूं, तो मुझे ये एक पुराने हार्डवेयर पे नया सॉफ्टवेयर चलाने जैसा लगता है। हमारी 3D अर्थ वो टूटा हुआ हार्डवेयर है और ये 5D डीएनए एक सुपर एडवांस सॉफ्टवेयर। सही तुलना है। और मजेदार बात यह है कि इस हार्डवेयर को चलाने वालों को कोई यूजर मैनुअल ही नहीं दी गई। इंसानों को बस बोल दिया कि तुम्हारी मर्जी है, जो करना है करो। यही तो सबसे बड़ा रिस्क है। तो अगर
फ्री विल से इस प्लैनेट पर इतना अंधेरा और विनाश हो सकता है, तो एलोहिम पृथ्वी को उसके हाल पर क्यों नहीं छोड़ देते, या फिर अपने एडवांस स्टारशिप्स लाके सब एक झटके में ठीक क्यों नहीं कर देते? यही गैलेक्टिक कानून की सबसे बड़ी समस्या है। अगर बाहर से आकर सब ठीक करना इतना आसान होता तो कब का हो चुका होता। तो रोकती कौन सी चीज है? फ्री विल इसलिए लाजमी है ताकि एवोल्यूशन अंदर से आए। अगर किसी एडवांस सिविलाइजेशन ने बाहर से आकर हमारी तकलीफें दूर कर दी तो इंसान कभी भी अपनी स्पिरिचुअल अनफोल्डमेंट नहीं पा सकेगा। अच्छा, तो एक तरह से जब तक हम खुद अंधेरे से निकलकर रोशनी चुनने का फैसला नहीं करते, तब तक उस डीएनए का लॉक खुलता ही नहीं है। एकदम प्रेशर कुकर जैसा हिसाब है। प्रेशर कुकर? वो कैसे? जैसे कोयले को हीरा बनने के लिए बाहर के भयंकर दबाव और गर्मी की सख्त जरूरत होती है, थर्ड डायमेंशन की तकलीफें और गलतियां करने की आजादी ही वो प्रेशर जनरेट करती हैं, जो अंत में उस 12 स्ट्रैंड डीएनए को एक्टिवेट करेंगी। यहां कोई शॉर्टकट्स नहीं है। वाह, मतलब सीधे शब्दों में जब तक कचरे में नहीं गिरोगे कमल नहीं खिलेगा। लेकिन यहाँ सोर्स में कहानी अचानक एक बहुत ही इमोशनल मोड लेती है ना। हाँ, यहाँ नैरेटिव बहुत डीपली पर्सनल हो जाता है। सीरियंस और लीरेंस को एहसास होता है कि सिर्फ अपने सेफ डायमेंशंस में बैठकर इस प्रोजेक्ट को गाइड करना काफी नहीं होगा। सही कहा। सभा में एसेनिया बताती हैं कि 12th डायमेंशन की लायरा का एनवायरनमेंट सीरियंस के फिजिकल बॉडी के लिए बहुत कठिन हो रहा था। वो वहां आराम से काम नहीं कर पा रहे थे। बिल्कुल, हालात ये थी कि उन्हें वहां जिंदा रहने के लिए दिन के हर डेकेन में बहुत ही कॉम्प्लेक्स ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी पड़ती थी। ये डिटेल कितनी अजीब लगती है। हम हमेशा सोचते हैं कि हायर डायमेंशन का मतलब सब कुछ बिना किसी मेहनत के हो जाएगा, पर यहाँ स्टार बीइंग्स अपने सर्वाइवल के लिए सांसें गिन रहे हैं। और इसी थकान और स्ट्रगल के बीच एक सबसे बड़ा फैसला लिया जाता है। सीरियन समझ जाते हैं कि वो इस नए डीएनए को सिर्फ लैब्स में नहीं बना सकते। तो उन्हें क्या करना था? उन्हें उस ब्लूप्रिंट को खुद अपने आत्मा के आकाशिक रिकॉर्ड्स में लिखना था। और आकाशिक रिकॉर्ड्स कोई ऐसी किताब तो है नहीं जिसे आप पढ़कर अपडेट कर लें। हाँ, वो तो किसी आत्मा का डीप एनर्जेटिक लॉग होता है। सही कहा। उस लॉग में कोई अपग्रेड तब तक नहीं हो सकता जब तक वो आत्मा उस प्रोसेस को एक ठोस फिजिकल फॉर्म में महसूस ना करे। और फिजिकल फॉर्म लेने का मतलब था पृथ्वी पर आना। एसेनिया कहती हैं कि उन्हें पृथ्वी पर जन्म लेना होगा। हाँ, और सीधे 3D अर्थ पर आना उनके लिए मौत के बराबर था। इसलिए प्लेडियंस ने 2 खास कॉलोनियां बनाई थी, एटलांटिस और मू, जिसमें मू का प्लेडियन अर्थ माँ होता है। बिल्कुल, ये एक तरह के बायोलॉजिकल इंक्यूबेटर्स थे जहां इन बीइंग्स को अर्थ की फ्रीक्वेंसी की आदत डालने का मौका मिलता। पर एक मिनट, अगर मैं इससे थोड़ा लॉजिकली सोचूं, कोई स्टार बीइंग जो एक परफेक्ट स्टेट में है, जहां न बीमारी है न बढ़ती उम्र का डर, वो ये सब त्याग कर पृथ्वी पर क्यों आएगा? ये बलिदान बड़ा तो था। पृथ्वी पर जन्म लेने का सीधा मतलब है कि आते ही आपकी पूरी कॉस्मिक याददाश्त वाइप हो जाएगी। एक अंधेरे भूल भुलैया में बिना मेमोरी के उतर जाना, ये पागलपन नहीं तो और क्या है? बाहर से देखने पर बिल्कुल पागलपन लगता है, लेकिन यही वो चमत्कारी बलिदान है जो गैलेक्सी के भविष्य की नींव बनता है। पर क्यों? देखिए, इन हाई डायमेंशनल बीइंग्स के पास ज्ञान था, लेकिन अनुभव नहीं। एक परफेक्ट स्टेट में रहकर आप दुख या ड्युअलिटी महसूस नहीं कर सकते। अच्छा, जब वो सामान्य इंसान बनकर आएंगे, तब वहां का स्ट्रगल उनके आकाशिक रिकॉर्ड्स में उस हीट और प्रेशर को रजिस्टर करेगा, जिससे डीएनए फुली फंक्शनल होगा। उन्हें अपना सब कुछ भूलना जरूरी था ताकि वो वाकई में आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ सके। कोई चीट कोड यूज करके गेम जीतना नहीं था। एकदम सही कहा। उन्हें वो सॉफ्टवेयर लिखना नहीं था, बल्कि खुद वो सॉफ्टवेयर बनना था। वाह। और इस पूरे साइंटिफिक और जेनेटिक प्लान के बीच एक और कहानी चल रही है जो डीपली पर्सनल है। हाँ, एक ऐसी लव स्टोरी जो फिजिकली और डायमेंशनली पूरी तरह से इम्पॉसिबल लगती है। एसेनिया और मुस्टीनिया का प्रेम। पूरे दरबार के शोर शराबे से दूर मोस्टीनिया अपनी गाड़ी में एसेनिया को एक बहुत ही शांत जगह ले जाते हैं। वो उनके दादी एनिया का पुराना कॉटेज था, एमरल्ड हिल्स के इत्सॉस में। वो मॉसी ग्रीन और हल्के हरे रंग का आवास था। और दादी एनिया की खुद की हिस्ट्री एक स्ट्रगल दिखाती है। हाँ, वो एक वीगन लिरियन हाइब्रिड थी ना। बिल्कुल, जिन्हें एप्सिलॉन लायरे के एटमॉस्फेयर में सांस लेने में परेशानी होती थी। यह दिखाता है कि अलग-अलग आयामों के बायोलॉजी मिक्स होने पर कितनी परेशानी होती है। उस कॉटेज में दोनों बेरी वाइन पीते हैं। और यह साफ होता है कि इंटरडायमेंशनल फिजिक्स के सख्त नियमों के कारण
दोनों शारीरिक रूप से मिलन नहीं कर सकते। उनके फिजिकल बॉडीज की वाइब्रेशन में जमीन आसमान का अंतर था। मैं तो इसकी तुलना एक एक्सट्रीम लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप से करूंगी, जहां लवर्स के बीच बॉर्डर्स का फासला नहीं बल्कि रियलिटीज और लाखों सालों का फासला है। तभी वो एक फिजिकल यूनियन के बजाय एक एनर्जेटिक यूनियन करते हैं, अपने ऊर्जा शरीर या एनर्जी बॉडीज को मर्ज करते हैं। सोर्स कहता है कि जब उनके एनर्जी फील्ड्स मिलते हैं तो एक गोल्ड और रोज यानी सुनहरा और गुलाबी रंग की ऊर्जा का विस्फोट होता है। ये उनकी हर कोशिका में उतर जाता है। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि ये सिर्फ एक रोमांटिक मोमेंट नहीं था। तो इसका कोई कॉस्मिक मकसद था, किसी तरह की गारंटी? एक तरह से हाँ, ये उनकी आत्माओं के बीच एक क्वांटम एंटेंगलमेंट पैदा करने जैसा था, एक सेलेस्टियल ट्रैकिंग डिवाइस। ट्रैकिंग डिवाइस। सोचकर देखिए, एसेनिया पृथ्वी पर जन्म लेने वाली थी, वहां दुख था और लाखों सालों तक बार बार मरना और दोबारा पैदा होना था। और उनकी सारी याददाश्त मिट जाने वाली थी। एसेनिया का डर बिल्कुल सच था। हाँ, वो सीन जहां रोते हुए उनकी ड्रेस पर लगी हुई सुनहरी लिली का फूल दबकर टूट जाता है, वो टूटा फूल आने वाले 4th ग्रेट एजेस के दर्द का प्रतीक था। बिल्कुल, लेकिन उस गुलाबी और सुनहरे एनर्जी फ्यूजन का फायदा ये था कि चाहे एसेनिया का 3D दिमाग सब भूल जाए, उसकी चेतना में वो फ्रीक्वेंसी हमेशा फीड रहेगी। तो मतलब एक पार्टनर लायरा पर सुरक्षित और आराम से रहेगा और दूसरी उस अंधेरी खाई में गिरकर बार बार जन्म लेगी। हाँ, लेकिन उस डीप फ्रीक्वेंसी लॉक का असर ये होगा कि लाखों सालों बाद जब पृथ्वी वापस 5th डायमेंशन में लौटेगी तो मॉस्टीनिया उसी एनर्जी सिग्नल को फॉलो करके पूरे ब्रह्मांड में एसेनिया को ढूंढ निकालेंगे। सही दिशा में सोच रही हैं आप। ये कोई आम प्रेम कहानी नहीं थी। ये पूरे कॉन्शियसनेस का वो निष्काम फैसला था जहां एक विश्वास रखा गया कि हमारी आत्मा का फ्रीक्वेंसी मैच एक दिन मुझे तुम तक खींची लाएगा। क्या बात है। एक तरफ जेनेटिक्स और कॉस्मिक इंजीनियरिंग और दूसरी तरफ प्योर मिशन की सक्सेस एक ऐसी एनर्जी पर टिकी थी जिसे हम प्रेम कहते हैं। यही इस मटेरियल की सबसे खूबसूरत बात है। ये पूरा विश्लेषण वाकई में एक ऐसी दुनिया दिखाता है जहां साइंस, स्पिरिचुअलिटी और प्योर कॉन्शियसनेस एक ही सिक्के के पहलू लगते हैं। इसने हमें बताया कि पृथ्वी पर हमारा होना कोई एक्सीडेंट नहीं है। इंसान का विकास एक अनंत याददाश्त का हिस्सा है, जिसमें गैलेक्सी के सबसे उन्नत बींग्स की कुर्बानी शामिल है। हमारे डीएनए में आज भी वो 12 डायमेंशनल फ्रीक्वेंसीज छिपी हुई हैं। बस उन्हें अनलॉक होने का इंतजार है। और सुनने वालों के लिए आज हमें एक आखिरी सवाल जरूर छोड़कर जाना चाहेंगे। जरूर बताइए। आज जब दुनिया में लगभग हर इंसान कभी ना कभी एक अजीब सी बेचैनी महसूस करता है, एक ऐसी थकान जिसका कोई मेडिकल रीजन नहीं होता, या एक ऐसी फीलिंग कि मैं कहीं और बिलोंग करती हूँ। हाँ, ये बहुत कॉमन एहसास है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हमारी ये परेशानियां और जिंदगी का खालीपन दरअसल हमारे इस 3D हार्डवेयर के अंदर चलने वाले उस एडवांस्ड 12 डायमेंशनल सॉफ्टवेयर का क्लैश हो? ये बहुत ही गहरा विचार है। शायद वो बेवजह लगने वाली बेचैनी असल में हमारे अंदर उस भूली हुई सितारों की भाषा का एक नोटिफिकेशन हो, जो हमेशा से हमें याद दिलाने की कोशिश कर रहा है कि हम किस भव्य योजना का हिस्सा हैं। सोचिएगा जरूर। ठीक है, चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। कल्पना कीजिए कि कोई आपके डीएनए को हैक करने की कोशिश कर रहा है। किसी कंप्यूटर वायरस से नहीं, और ना ही किसी लैब में रखे रसायनों से, बल्कि आपके अपने लालच, आपके डर और आपकी अपनी इच्छाओं का इस्तेमाल करके। बिल्कुल, ये सोचने में ही काफी डरावना लगता है ना? और आज इस गहन चर्चा में हमारे सामने जो स्रोत हैं वे एक बेहद रहस्यमयी, जटिल और एक तरह से रोंगटे खड़े कर देने वाले वृत्तांत से लिए गए हैं। हाँ, और ये केवल परग्रही सभ्यताओं की कोई आम कहानी नहीं है। सही कहा। इस चर्चा का मिशन सिर्फ एक कहानी सुनाना नहीं है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक और तो पृथ्वी के लिए एक शांतिपूर्ण आध्यात्मिक और आनुवांशिक अपग्रेड की योजना बन रही थी, और ठीक उसी समय दूसरी ओर पूरे ब्रह्मांड पर एक अनजान और हिंसक खतरे के बादल मंडरा रहे थे। मतलब इस पूरे वृत्तांत की सबसे दिलचस्प बात यह है कि इतनी बड़ी ब्रह्मांडीय और रणनीतिक घटनाओं की शुरुआत किसी युद्ध के मैदान या किसी भव्य परिषद से नहीं होती। अच्छा, तो कहाँ से होती है? ये एक बहुत ही व्यक्तिगत और लगभग खामोश घटना से शुरू होती है। स्रोत हमें सीधे लायरा ग्रह पर ले जाते हैं, जहां एसाइनिया नाम की एक प्रमुख पात्र अपनी वापसी की यात्रा की तैयारी कर रही है। वाह, वो लायरा से वापस अपने ग्रह सीरियस लौट रही है, राइट? बिल्कुल।
लेकिन ये कोई आम यात्रा नहीं है, वो काना नाम के ट्रांसपोर्टर चेंबर से जाने वाली है। हाँ, और स्रोत बताते हैं कि एसायन्या का मोस्तिनिया नाम के एक व्यक्ति से बहुत गहरा आध्यात्मिक जुड़ाव था। जब वो उस ट्रांसपोर्टर चेंबर में कदम रखने ही वाली थी, तो मोस्तिनिया उसे एक छोटा सा गिफ्ट देता है। सिल्वर रंग के टिश्यू में लिपटा हुआ एक गिफ्ट, और वो उससे वादा लेता है कि वो इसे सीरियस पहुंचकर ही खुलेगी। यहाँ ये काना ट्रांसपोर्टर चेंबर कैसे काम करता है? मतलब ये साधारण स्पेसशिप तो नहीं है? अरे नहीं, ये हमारे विज्ञान कथाओं वाले साधारण टेलीपोर्टेशन जैसा भी नहीं है। जैसे ही एसायन्या चैम्बर में प्रवेश करती है, ऊर्जा का एक विशिष्ट प्रवाह शुरू होता है। भौतिक शरीर को एक ऊर्जावान ब्लूप्रिंट में बदल दिया जाता है। मतलब पल भर में वो लायरा से गायब होके सीधे सीरियस ग्रह पहुंच जाती है। हाँ बिल्कुल, दूरी वहां कोई मायने नहीं रखती। मायने रखती है वो फ्रीक्वेंसी जिस पर वो चेंबर काम करता है। सीरियस पर पहुंचती उसके पिता एसाइयसमियस और अन्य लोग उसका स्वागत करते हैं। खैर, असली रहस्य तो तब शुरू होता है जब एसायन्या माउंटेन्स ऑफ द मॉर्निंग स्टार में स्थित अपने घर पहुंचती है। उस घर का जो विवरण स्रोतों ने दिया है वो बहुत ही अद्भुत है। हाँ, विशाल त्रिभुजाकार खिड़कियां हैं जहां से आसमान में सीरियस बी का चमकता हुआ जुड़वां तारा दिखाई दे रहा है। वहां वो पेसियर नाम का कोई स्थानीय जूस पीते हुए अकेले में उस गिफ्ट को खोलती है। और उस सिल्वर टिश्यू के अंदर एक सुनहरी चाबी थी। सुनहरी चाबी? लेकिन ये कोई साधारण ताले की चाबी तो नहीं थी, है ना? बिल्कुल नहीं। यहाँ हमें भौतिकी और अध्यात्म के बीच की रेखा को समझना होगा। स्रोत स्पष्ट रूप से बताते हैं कि उस चाबी के ऊपरी हिस्से पर एक अजीबोगरीब लिपि उकेरी गई थी जिसे एसायन्या खुद नहीं पहचान पाती। और जैसे ही वो उन शब्दों पर अपनी उंगलियां फेरती है, एक बहुत ही तीव्र ऊर्जा का संचार होता है। हाँ, ऐसा लगता है जैसे मोस्तिनिया का प्यार, उसकी भावनाएं और उसकी चेतना सीधे एसायन्या के दिल में उतर रही हो। साथ ही एक नोट भी था जिसमें लिखा था कि ये सुनहरी चाबी मेरे दिल की है, लेकिन ये एक और जगह की भी चाबी है। इसे सुरक्षित रखना और अपने साथ पृथ्वी पर ले जाना। ये उसे पृथ्वी पर रक्षा करेगी, मार्गदर्शन करेगी और वापस मोस्तिनिया तक लाएगी। तो मैं ये सोच रहा था कि क्या हम इस सुनहरी चाबी को एक तरह का कॉस्मिक जीपीएस और आध्यात्मिक सुरक्षा कवच का मिश्रण मान सकते हैं, जो रास्ता भी दिखाता है और इमोशनल एनर्जी से चार्ज भी रहता है। यहाँ जो बात सबसे हैरान करने वाली है वो ये है कि उच्च सभ्यताओं में तकनीक और भावनाएं अलग अलग नहीं है। जीपीएस कहना थोड़ा मशीनी होगा। अच्छा, तो इसे कैसे समझें? इसे क्वांटम एंटेंगलमेंट की तरह समझें। वो सुनहरी चाबी एक ऐसा ऊर्जावान उपकरण है जो भावनाओं की फ्रीक्वेंसी पर काम करता है। मोस्तिनिया ने उस धातु के भीतर अपनी सुरक्षात्मक भावना की फ्रीक्वेंसी को लॉक कर दिया था। और ये चाबी उसे विशेष रूप से पृथ्वी की यात्रा के लिए दी गई है। मतलब सीरियस के लोगों को पता था कि पृथ्वी पर कुछ ऐसा होने वाला है जिसके लिए इतनी बड़ी तैयारी की जरूरत है। हाँ, और अगले दिन जब उसकी दोस्त मलिंडा उससे मिलने आती है तो उनकी बातचीत सीधे पृथ्वी के भविष्य और ह्यूमन प्रोजेक्ट की ओर मुड़ जाती है। ये ह्यूमन प्रोजेक्ट क्या है, थोड़ा आसान भाषा में बताइए। एसायन्या बताती है कि वे 90 डेकन्स के बाद पृथ्वी की यात्रा करने वाले हैं। डेकन्स यानी एक कॉस्मिक महीना। उसके पिता एसेमियस वहां की वनस्पतियों पर शोध करेंगे। और पृथ्वी पर उस समय मून और एटलांटिस जैसी कॉलोनियां बसाई जा रही थीं जो शांति और प्रेम पर आधारित थी। लेकिन ये सिर्फ शोध यात्रा नहीं थी, ये एक विशाल बचाव अभियान है। सीरियस के लोग स्वेच्छा से अपना जीवन त्याग कर पृथ्वी पर जन्म ले रहे थे ताकि गिरे हुए फरिश्तों के प्रभाव को खत्म किया जा सके। गिरे हुए फरिश्ते जैसे मार्जोरेल्का, लेकिन यहाँ गिरे हुए फरिश्तों से मतलब पंखों वाले जीवों से तो नहीं है ना? नहीं, ये उन अत्यधिक उन्नत लेकिन पथभ्रष्ट सत्ताओं के लिए कहा गया है जो पृथ्वी के लोगों पर नियंत्रण करना चाहते थे। इसीलिए सीरियस के लोग एक नया ह्यूमन डिजाइन बना रहे थे। मतलब पृथ्वी के मूल निवासियों के डीएनए में एलोहिम द्वारा दिया गया ईश्वर का अंश डाला जाएगा। बिल्कुल, ताकि आत्मा का मार्गदर्शन हमेशा मिलता रहे और सबसे अहम बात कि उन्हें कभी जबरन गुलाम न बनाया जा सके। यहाँ से बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। अगर हम इसे एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की तरह देखें तो उन्होंने डीएनए में एक ऐसा फायरवॉल डाल दिया जिसे कोई बाहरी ताकत तोड़ नहीं सकती। हाँ, कोई सीधा जेनेटिक या मानसिक नियंत्रण नहीं कर सकता। लेकिन उन्होंने इस सिस्टम का जो लूप होल छोड़ा वो थी इंसान की स्वतंत्र इच्छा या फ्री विल। स्रोतों के अनुसार केवल उनकी स्वतंत्र इच्छा ही उन्हें भ्रष्ट कर सकती है।
तो क्या ये एक बहुत बड़ा जुआ नहीं है? जुआ तो है। मतलब आपने बाहरी हमलों से तो बचा लिया, लेकिन इंसान को ये आज़ादी दे दी कि वो खुद अपनी पसंद से खुद को तबाह कर दे। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो ये चेतना के विकास का नियम है। स्वतंत्र इच्छा देना कोई तकनीकी खामी नहीं है। सीरस के योजनाकारों को मालूम था कि पृथ्वी कई बार अंधकार के दौर से गुजरेगी, लेकिन असली विकास तभी है जब आप बुराई को चुन सकते हो, लेकिन फिर भी प्रेम और शांति को चुने। ये वाकई बहुत गहरा विचार है। लेकिन जो चीज़ इस वृत्तांत को अचानक पलट देती है वो ये है कि जब वो इतनी शांतिपूर्ण योजनाएं बना रहे थे, ठीक उसी समय सीरियस पर कुछ बहुत ही भौतिक और खतरनाक घटित होता है। हाँ, एसेनिया और मलिंडा पिकनिक पर जाती हैं और देखती हैं कि 300 गज के गोल दायरे में पेड़ों की फुंगियां पूरी तरह जली हुई हैं। पेड़ों का सिर्फ ऊपरी हिस्सा जला हुआ था, जबकि नीचे का हिस्सा और जंगल का फर्श बिल्कुल सुरक्षित था। ये भौतिक साक्ष्य दिखाते हैं कि ये किसी खास तरह की वर्टिकल प्रोपल्शन तकनीक थी। मतलब कोई जहाज सीधे 90 डिग्री के कोण पर नीचे आया था। और एसायानिया तुरंत समझ जाती है कि ये उनके अपने ग्रह का कोई गैलिक जहाज नहीं है। वो जंगल में जांच करने जाती हैं और फिर अचानक झाड़ियों से 14 फुट लंबे इस लाल बालों वाले दिग्गज उन्हें पकड़ लेते हैं। अरे बाप रे, वो दृश्य तो बहुत ही डरावना रहा होगा। उन दिग्गजों का नेता कैसनार था और उसके साथ क्लेक्सोस और एबिडोस थे। वो द सर्पेंट तारामंडल के क्रोनोस ग्रह से थे। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि एक ग्रह जो पूरे ब्रह्मांड को अपग्रेड करने चला है, उनके रडार के नीचे से 14 फुट लंबे दिग्गज एक हरा जहाज लेकर कैसे घुस आए? ये एक दिलचस्प तकनीक की गड़बड़ी थी। कैसनार बताता है कि वे दरअसल सीरियस काउंसिल के निमंत्रण पर ही आए थे और 3 डेकन से इंतजार कर रहे थे। अच्छा, तो वो छिपकर क्यों आए? क्योंकि सीरियस के शहरों के ऊपर एक फोर्स फील्ड डोम है, बाहर से उसे भेदा नहीं जा सकता, इसलिए उन्होंने एक छोटे ट्रांसपोर्ट वाहन से जंगलों में छिपकर लैंडिंग की। तो मतलब वो दुश्मन नहीं थे? नहीं, बल्कि वो खुद एक बहुत बड़े खतरे से डरे हुए थे और एक चेतावनी लेकर आए थे। और वो चेतावनी क्या थी? कैसनार बताता है कि गैलेक्टिक फेडरेशन के बाहरी हिस्सों में अनजान हमलावर घुसपैठ कर चुके हैं और उन्होंने क्रोनोस का एक जहाज नष्ट कर दिया है जिसमें 1000 लोग मारे गए। बाप रे! हमलावरों के जहाजों का विवरण भी काफी अजीब है। स्रोत कहते हैं कि वे काले रंग के लंबे ट्यूब के आकार के जहाज हैं जिन पर पीले रंग के निशान हैं। और उनकी गति अविश्वसनीय है। जब वे रुकते हैं तो पूरी तरह से अदृश्य हो जाते हैं। इन हमलावरों का कोई आध्यात्मिक उद्देश्य नहीं है ना, वे केवल नियंत्रण और विनाश चाहते हैं। बिल्कुल। और इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। सीरियस की शांति और प्रेम की विचारधारा का सीधा टकराव अब ब्रह्मांडीय यथार्थ से हो रहा था। यह पृथ्वी के लिए एक सीधा खतरा था, क्योंकि पृथ्वी आकाशगंगा के बिल्कुल बाहरी हिस्से में है। तभी सीरियस सुरक्षा बलों का नेता वोल्टार अपने 3 जहाजों के साथ वहां पहुंचता है और स्थिति को अपने हाथ में लेता है। वोल्टार का इस तरह सैन्य जहाजों के साथ आना ये दिखाता है कि अब उन्हें अपनी आध्यात्मिक दुनिया से बाहर निकलकर भौतिक खतरे का सामना करना ही पड़ेगा। सही कहा। इस पूरी घटना के बाद एसायनिया अपने कमरे में अकेली है। वो पृथ्वी की कॉलोनियों मो और अटलांटिस को लेकर गहरी चिंता में है। और उसी घबराहट में वो अपनी सुनहरी चाबी को हाथ में रगड़ती है। जैसे ही वो उसे छूती है, मॉस्टीनिया की ऊर्जा का संचार होता है और उसे शांति मिलती है। सुनने वालों के लिए इस चर्चा के अंत में मैं गहरा सवाल छोड़ना चाहता हूँ। हाँ, बताइए। स्रोतों में बताया गया है कि नए मानव को इस तरह डिजाइन किया गया है कि उसे कोई बाहरी ताकत गुलाम नहीं बना सकती। केवल उसकी स्वतंत्र इच्छा ही उसे भ्रष्ट कर सकती है। बिल्कुल। तो से होने वाला ये अंतराकाशगंगीय युद्ध असल में अंतरिक्ष में हथियारों से नहीं, बल्कि मानव के अपने दिमाग और उसकी चेतना के मैदान पर लड़ा जाने वाला है। बिल्कुल, हमारी अपनी पसंद और हमारी स्वतंत्र इच्छा के मैदान पर, जहां शायद सबसे बड़ा हथियार कोई लेजर बीम नहीं बल्कि हमारा अपना डर और लालच होगा। कल्पना कीजिए कि कोई एक बहुत ही उन्नत सभ्यता का हिस्सा है। मतलब वो पलक झपकते ही आकाश गंगाएं पार कर सकता है, बीमारी और मौत जैसी चीजों से बहुत दूर है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन पृथ्वी नाम के एक छोटे, भारी और घने ग्रह पर जाने के लिए उसे अपनी सारी यादें मिटानी होंगी और एक ऐसे आदिम शरीर में कैद होना पड़ेगा जहां उसे सब कुछ नए सिरे से सीखना पड़े। कोई अपनी मर्जी से ऐसा क्यों करेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो विज्ञान कथाओं से लेकर आध्यात्मिक दर्शन तक हर जगह गूंजता है।
लेकिन जब हम इस सवाल को एक विशिष्ट ब्रह्मांडीय इतिहास के नजरिए से देखते हैं ना, तो इसका जवाब और भी पेचीदा हो जाता है। सही कहा। हमारा उद्देश्य इस महाकाव्य योजना की परतों को खोलना है, जहां सीरियस ग्रह के उच्च आयामी प्राणी पृथ्वी के जेनेटिक ब्लूप्रिंट को रीडिजाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। असल में इस पूरे वृत्तांत की सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये चेतना के विकास और स्वतंत्र इच्छा मतलब फ्री विल जैसे दार्शनिक विषयों को आयामों के विज्ञान के साथ जुड़ता है। हाँ, वो डायमेंशनल साइंस वाली बात। हाँ, ये भौतिकी और अध्यात्म का एक ऐसा संगम है जहाँ शरीर केवल मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं है, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा को धारण करने वाला एक उपकरण बन जाता है। तो इस कहानी के केंद्र में एसेनिया नाम की एक पात्र है और उसके पिता एसेमियस उसे पृथ्वी पर जाने के नियमों के बारे में जो बताते हैं वो सच में काफी डरावना है। बहुत डरावना। वे 5D यानी 5वें आयाम की प्राणी हैं और हमारी पृथ्वी 3D यानी तीसरे आयाम में है। एसेमियस साफ कहते हैं कि यह सफर कोई पर्यटन नहीं है। जो लोग सीरियस या प्लेट्स से सीधे अपने वर्तमान भौतिक शरीर में पृथ्वी पर जाएंगे, विशेष रूप से अटलांटिस और मू नामक जगहों पर, उन्हें हर 22 पृथ्वी वर्षों में वापस लौटना होगा। और देखो, ये कोई मनमानी समय सीमा नहीं है। अच्छा। इसके पीछे एक बहुत ही ठोस आयामी भौतिकी काम कर रही है। जब हम 5D की बात करते हैं तो वहाँ की परमाणु संरचना बहुत हल्की होती है। अणु बहुत तेजी से कंपन करते हैं और प्रकाश के अधिक करीब होते हैं। मतलब उनकी डेंसिटी बहुत कम होती है ना? बिल्कुल सही। और पृथ्वी का 3D वातावरण अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण और घनत्व से भरा है। ये घनत्व उनके 5D शरीर पर एक भयंकर संक्षारक मतलब एक तरह का कोरोसिव प्रभाव डालता है। धीरे धीरे उनकी परमाणु संरचना टूटने लगती है। बाप रे। हाँ, 22 साल वो अधिकतम सीमा है जब तक वे अपनी ऊर्जा को बनाए रख सकते हैं। उसके बाद उनका भौतिक अस्तित्व ही नष्ट होने लगेगा। मतलब ये एक तरह के रेडियो एक्टिव क्षेत्र में काम करने जैसा है। एकदम सही तुलना है। एक निश्चित समय के बाद आपको बाहर निकलना ही होगा। हाँ। लेकिन जो लोग सीधे शरीर में नहीं आएंगे, उनका क्या? वो एक अलग ही कहानी है। हाँ, स्रोत में बताया गया है कि वो सीरियस की आत्माओं के रूप में पृथ्वी पर जन्म लेंगे। और यहाँ सबसे बड़ी शर्त यह है कि वो अपनी सारी यादें खो देंगे। वो जन्म मरण के चक्र में तब तक फंसे रहेंगे जब तक पृथ्वी वापस एक 5D ग्रह नहीं बन जाती। इसे पढ़ते हुए मेरे दिमाग में स्कूबा डाइविंग की एक बहुत ही सटीक उपमा आई थी। वाओ, स्कूबा डाइविंग। इसे थोड़ा और विस्तार से समझाइए, सुनने वालों के लिए ये दिलचस्प होगा। देखिए, जो बाहर से सीधे शरीर में आते हैं वो उन गोताखोरों की तरह हैं जो गहरे समुद्र में उतरते हैं। उन्हें जीवित रहने के लिए हर 22 साल में मतलब एक तरह से ऑक्सीजन टैंक को बदलने या सतह पर आकर रिचार्ज होने की जरूरत होती है। सही है। लेकिन जो आत्माएं वहीं समुद्र की गहराई में ही जन्म ले लेती हैं, वे पानी के भारी दबाव के अनुकूल तो हो जाती हैं, बिना बाहरी मदद के जीवित भी रह सकती हैं, लेकिन वे सतह की दुनिया को, आसमान को पूरी तरह भूल जाती हैं। वे उसी अंधेरे को अपना सच मान लेती हैं। बहुत ही गहरी उपमा है ये। लेकिन अब यहाँ मुझे एक समस्या नजर आती है। मतलब एक उन्नत प्राणी जो प्रकाश और स्वतंत्रता में जी रहा है, वो जानबूझकर अपनी यादें खोकर इस भारीपन में फंसना क्यों चाहेगा? ये तर्क सुनने में बिल्कुल वाजिब है। एक आम नजरिए से देखा जाए तो ये किसी सजा जैसा लग सकता है। हाँ, वही तो। लेकिन इस वृत्तांत में इसे ईश्वरीय योजना या डिवाइन प्लान का हिस्सा बताया गया है। ये वो बिंदु है जहां ब्रह्मांडीय कानून और करुणा एक साथ आते हैं। मुख्य बात स्वतंत्र इच्छा का नियम है। फ्री विल? हाँ, फ्री विल। उच्च आयाम के प्राणी किसी भी सभ्यता के विकास में सीधे हस्तक्षेप करके ऊपर से आदेश नहीं दे सकते। तो वे भगवान की तरह आसमान से उतरकर जादू की छड़ी घुमाकर दुनिया नहीं बदल सकते? बिल्कुल नहीं, वे ऐसा नहीं कर सकते। वे तभी मदद कर सकते हैं जब उनसे मदद मांगी जाए। इसलिए किसी ग्रह की चेतना को ऊपर उठाने का सबसे प्रामाणिक तरीका यही है कि उस सिस्टम के भीतर जन्म लिया जाए। अच्छा, तो वो अंदर से काम करते हैं। हाँ, जब उच्च चेतना वाली आत्माएं 3D के घनत्व और भूलने की बीमारी के बीच रहकर भी प्रेम और प्रकाश को चुनती हैं, तो वे अंदर से पूरे ग्रह के ऊर्जा ग्रिड को बदल देती हैं। ये बाहर से दी गई कोई तकनीक नहीं है, ये एक स्वैच्छिक बलिदान है जहां वे इंसान बनकर इंसानियत को ऊपर उठा रहे हैं।
ये एक बहुत ही गहरा विचार है, मतलब अंदर से सिस्टम को हैक करना एक तरह से। बिल्कुल। लेकिन खतरा केवल पृथ्वी के घनत्व तक सीमित नहीं है। जूडी सिटोरी की ये दुनिया अंतरिक्ष की राजनीति से भी पूरी तरह भरी हुई है। बाहरी अंतरिक्ष भी कोई शांतिपूर्ण जगह नहीं है। अंतरिक्ष की ये जो भू राजनीति है ना, ये इस पूरी कथा को एक यथार्थवाद का पुट देती है। उच्च चेतना का मतलब ये नहीं है कि वहां कोई संघर्ष नहीं है। हाँ, कहानी में बताया गया है कि क्रोनोस नाम के ग्रह का एक अंतरिक्ष यान नष्ट कर दिया गया है। और इन हमलावर यानों की जो तकनीक है वो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। जब ये यान स्थिर होते हैं, यानी अंतरिक्ष में बना हिले डुले खड़े होते हैं, तो वे पूरी तरह से अदृश्य हो जाते हैं। रडार या आंखों से उन्हें देखना लगभग असंभव है। और इसके पीछे का विज्ञान भी बहुत दिलचस्प है। वो प्रकाश को मुड़ने वाला। हाँ, इस अदृश्यता के पीछे का विज्ञान प्रकाश के मुड़ने या बेंडिंग पर आधारित है। जब यान स्थिर होता है तो वह अपने चारों ओर एक ऐसा ऊर्जा क्षेत्र उत्पन्न करता है जो प्रकाश की तरंगों को अपने आर पार जाने के बजाय अपने चारों ओर मोड़ देता है। वाओ! लेकिन जैसे ही वे गति करते हैं, ये ऊर्जा क्षेत्र टूट जाता है और वे फिर से दिखाई देने लगते हैं। इसी खतरे से निपटने के लिए गैलेक्टिक फेडरेशन की एक विशेष इकाई है एस्टार कमांड, जो लगातार निगरानी कर रही है। एस्टार कमांड, ये नाम सुनकर ऐसा लगता है जैसे ये अंतरिक्ष का कोई अत्यधिक सख्त होमोनर्स एसोसिएशन हो जो तय करता है कि कौन सा ग्रह किस नियम का पालन करेगा, या फिर कोई बहुत ही एडवांस्ड बॉर्डर पेट्रोल हो। एक तरह से आप ऐसा कह सकते हैं। लेकिन इन बाहरी खतरों के बीच एक तकनीकी विवरण है जिस पर मैं थोड़ा पुशबैक देना चाहता हूं। अच्छा, ऐसा क्या है जो आपको अजीब लगा? यात्रा करने का तरीका। मतलब देखिए, एसेनिया और उसका समूह पृथ्वी पर जाने के लिए अपने सामान्य ट्रांसपोर्टर का उपयोग नहीं कर सकते। वे आमतौर पर एक ग्रह से दूसरे ग्रह पलक झपकते ही टेलीपोर्ट हो जाते हैं, लेकिन पृथ्वी पर जाने के लिए उन्हें एक विशाल स्टारशिप का उपयोग करना पड़ रहा है। हाँ, ये एक बड़ा विरोधाभास लगता है। बिल्कुल, ये तो ऐसा है जैसे कोई आज के जमाने में जेट प्लेन छोड़कर बैलगाड़ी से दुनिया घूमने निकल पड़े। एक अत्यधिक उन्नत सभ्यता जो टेलीपोर्टेशन जानती है, उसे एक उड़ने वाले धातु के डिब्बे की क्या जरूरत है? मैं मानती हूँ, लेकिन यहाँ हमें समझना होगा कि ये जो ट्रांसपोर्टर है, ये वास्तव में कैसे काम करते हैं। कैसे? वे एक आयामी ग्रिड पर काम करते हैं, जहां दोनों बिंदुओं के बीच ऊर्जा का घनत्व समान हो। पृथ्वी का 3D ऊर्जा क्षेत्र इतना घना और अस्थिर है कि वो 5D ट्रांसपोर्टर के बीम को पूरी तरह से छिन्न भिन्न कर देगा। कोई भी वहां सही सलामत नहीं पहुंच पाएगा। अच्छा, तो 3D का गुरुत्वाकर्षण मतलब उनके वाईफाई सिग्नल को जाम कर देता है। ये एक बहुत अच्छी उपमा है। हाँ, सिग्नल काम नहीं करेगा, इसलिए उन्हें इस स्टारशिप की जरूरत है। और ये कोई साधारण धातु का डब्बा नहीं है। तो ये क्या है? ये स्टारशिप एक चलता फिरता आयामी पुल है। स्रोत सामग्री में कुछ बहुत ही जटिल खगोल भौतिकी के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, जैसे एंगल ऑफ टॉर्क और रोटेशनल टॉर्शन। हाँ, उन शब्दों ने मुझे पढ़ते समय काफी उलझा दिया था। वे वास्तव में क्या करते हैं? देखो, कल्पना करो कि अंतरिक्ष एक समतल चादर है। ठीक है। अब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने के बजाय स्टारशिप रोटेशनल टॉर्जन का उपयोग करके उस चादर को मरोड़ता है या ट्विस्ट करता है। ये अंतरिक्ष समय के ताने बाने को घुमाकर एक तरह का भंवर बनाता है, और इसी एंगल ऑफ टॉर्क पर वो विशाल स्टारशिप भौतिक रूप से गायब हो जाता है। मतलब अपनी परमाणु संरचना को प्रकाश में बदल लेता है और फिर पृथ्वी के 3D यथार्थ में फिर से प्रकट होता है। यह तकनीक विशेष रूप से 3D के भारीपन को पार करने के लिए डिजाइन की गई है। अच्छा, तो ये कोई बैलगाड़ी नहीं है? बिल्कुल नहीं। और इस पूरी प्रक्रिया के बाद वे अंडाल द्वीप पर स्थित क्योर शहर में उतरेंगे। अंतरिक्ष को मरोड़कर यात्रा करना, ये तो ट्रांसपोर्टर से भी ज्यादा उन्नत लगता है ना? अब वे अदृश्य दुश्मनों और अंतरिक्ष की मरोड़ को पार करके पृथ्वी पर आ रहे हैं। लेकिन ये सब इतनी मेहनत आखिर किस लिए? यहां हम इस पूरी कथा के सबसे महत्वपूर्ण मिशन पर आते हैं, इंसान का जेनेटिक डिजाइन, जिसे स्रोत में हाइफन के साथ ह्यूमन लिखा गया है। हाँ, ह्यूमन, ये मिशन का एकदम केंद्र बिंदु है। ये केवल पृथ्वी को देखने या वहां रहने के बारे में नहीं है, ये एक नए प्रकार के जीव विज्ञान की इंजीनियरिंग है।
और आसिया नाम की एक जेनेटिक विशेषज्ञ इस मिशन का नेतृत्व कर रही है। बिल्कुल। उसकी योजना यह है कि नया ह्यूमन डीएनए ऐसा हो जो पृथ्वी के मूल निवासियों और सितारों से आई आत्माओं के डीएनए का एक आदर्श मिश्रण हो। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात मुझे ये लगी कि इस डिजाइन में भविष्य के लिए 12 स्ट्रैंड डीएनए और 12 आयामी यानी 12D क्षमता को गुप्त रूप से कोड किया जा रहा है। और ये 12 स्ट्रैंड डीएनए की अवधारणा को समझना बहुत जरूरी है यहाँ। हाँ, बताइए। देखो, ये केवल भौतिक विशेषताओं जैसे बालों या आंखों के रंग को तय करने के बारे में नहीं है। आध्यात्मिक और आयामी विज्ञान में डीएनए एक एंटेना की तरह काम करता है जो ब्रह्मांड की ऊर्जा को ग्रहण करता है। एक एंटीना। हाँ, हमारे पास अभी केवल 2 सक्रिय स्ट्रैंड है जो 3D वास्तविकता के लिए पर्याप्त है, लेकिन 12 स्ट्रैंड का मतलब है कि ये शरीर 12वें आयाम तक की चेतना और जानकारी को प्रोसेस कर सकेगा। इस बात को समझाने के लिए मेरे दिमाग में एक और तुलना आ रही है। बताइए। ये ऐसा है जैसे कोई इंजीनियर एक नया स्मार्टफोन बना रहा हो। अभी पृथ्वी का नेटवर्क केवल 3G है, ठीक है, लेकिन उस इंजीनियर ने चालाकी से उस फोन के अंदर पहले से ही 12G का हार्डवेयर लगा दिया है। बहुत खूब। अभी वो 12G चिप सो रही है, वो सक्रिय नहीं है, लेकिन हजारों साल बाद जब पृथ्वी का नेटवर्क अपग्रेड होगा तो उस शरीर में पहले से ही वो क्षमता होगी कि वो तुरंत नए उच्च आयामी नेटवर्क से जुड़ सके। ये तो बहुत ही सटीक उदाहरण है। और इस स्लीपिंग हार्डवेयर को भविष्य में सक्रिय करने के लिए वे एक और चीज जोड़ रहे हैं। वो क्या है? राय नाम का एक सदस्य लायरा से लाए गए एक सुनहरे बक्से का प्रबंधन कर रहा है जिसमें एलोहिम ऊर्जा कोडिंग्स हैं। वे इस कोडिंग का उपयोग करके मानव शरीर के भीतर एक क्रिस्टलीय ग्रंथि स्थापित कर रहे हैं। एक ग्रंथि? जैसे हमारी पीनियल ग्रंथि होती है, कुछ वैसी? उसी तरह की, लेकिन कहीं अधिक उन्नत। यह क्रिस्टलीय ग्रंथि एक जैविक रिसीवर की तरह काम करेगी जो सीधे ईश्वरीय मन या उच्च ब्रह्मांडीय बुद्धि से जुड़ी होगी। वाव! हाँ, यह सुनिश्चित करेगी कि जब मानव जाति विकास के अगले चरण में पहुंचेगी तो उनके पास उस असीम ज्ञान को संभालने के लिए भौतिक उपकरण पहले से मौजूद हों। यह केवल एक प्रजाति का निर्माण नहीं है, यह जीव विज्ञान के भीतर चेतना का एक अभेद्य सुरक्षित घर बनाना है। हमारे अंदर 12G हार्डवेयर और ब्रह्मांडीय ज्ञान से जुड़ने वाली क्रिस्टलीय ग्रंथि छिपी है। ये विचार ही अपने आप में बहुत सशक्त है। सुनने वालों के लिए ये काफी दिलचस्प होगा कि उनके शरीर में कितनी अप्रयुक्त क्षमताएं हैं। बिल्कुल। लेकिन इतनी बड़ी ब्रह्मांडीय इंजीनियरिंग और गैलेक्टिक राजनीति के बीच ये कहानी अचानक एक बहुत ही व्यक्तिगत और भावुक मोड़ लेती है। एसिनिया के अपने कुछ व्यक्तिगत कारण भी हैं इस मिशन का हिस्सा बनने के। और इतिहास अक्सर इस बात का गवाह रहा है कि सबसे बड़े परिवर्तन किसी अत्यंत व्यक्तिगत भावना या प्रेरणा से ही जन्म लेते हैं। एसिनिया की प्रेरणा भी कोई अपवाद नहीं है। हाँ, एसिनिया लायरा के एक नेता मोस्टीनिया से प्रेम करती है, लेकिन उनके बीच आयामों की एक विशाल खाई है। बहुत बड़ी खाई है। मोस्टीनिया 12D में रहता है और एसिनिया 5D सीरियस से है। वे एक साथ नहीं रह सकते। उनकी ऊर्जा के स्तर बहुत अलग हैं। मोस्टीनिया ने एसिनिया को एक सुनहरी चाबी दी है जो सुरक्षा और उनके अटूट बंधन का प्रतीक है। लेकिन एसिनिया का गुप्त उद्देश्य क्या है? वो जानबूझकर पृथ्वी पर इस नए 12D क्षमता वाले ह्यूमन शरीर में जन्म लेना चाहती है। और इसके पीछे का विज्ञान ये है कि आत्मा के आकाशिक रिकॉर्ड्स होते हैं। आप आकाशिक रिकॉर्ड्स को किसी ब्रह्मांडीय विशाल हार्ड ड्राइव की तरह मान सकते हैं जहां किसी आत्मा के हर जन्म, हर अनुभव और हर ऊर्जा ब्लूप्रिंट का डेटा सेव होता है। तो वो अपने उस आकाशिक रिकॉर्ड को अपग्रेड करना चाहती है। बिल्कुल। जब वो पृथ्वी के इस नए जेनेटिक शरीर में जन्म लेगी और उन 12 स्ट्रैंड्स को अपने जीवन काल में सक्रिय करेगी तो वो 12D लायरा जेनेटिक्स हमेशा के लिए उसके आत्मा के रिकॉर्ड में दर्ज हो जाएगा। अरे वाह! हाँ, इसका अंतिम लक्ष्य ये है कि भविष्य में जब वो अपना विकास पूरा कर लेगी तो उसके पास मोस्टीनिया के 12वें आयाम तक पहुंचने की ऊर्जा क्षमता होगी। मतलब ये पूरी की पूरी विज्ञान कथा मूल रूप से एक ऐसी प्रेम कहानी है जहां कोई अपने साथी तक पहुंचने के लिए आयामों और प्रजातियों को ही बदल रहा है। एकदम सही। लेकिन ये रास्ता आसान नहीं है। एसिनिया को 2 बहुत ही अजीब और परेशान करने वाले सपने आते हैं। पहले सपने में वो पृथ्वी के एक समुद्र तट पर है और किसी भयानक
अदृश्य आवाज से डरी हुई भाग रही है। और जो दूसरा सपना है वो समय की रैखिकता या कह लें कि टाइम की नॉन लिनियरिटी को दर्शाता है। हाँ। दूसरे सपने में वो एक गुफा में एक बूढ़ी औरत के रूप में छिपी हुई है, उसके साथ कुछ डरे हुए बच्चे हैं। तभी एक युवा व्यक्ति आता है और कहता है कि बच्चों को बचाने के लिए उसे खुद का बलिदान देना होगा। वो यीशुआ की शिक्षाओं का हवाला देता है कि घृणा पर हमेशा प्रेम की जीत होती है। वो अपना बलिदान देने चला जाता है और पियर्स नाम का एक अन्य व्यक्ति बच्चों को घाटी में सुरक्षित ले जाता है। देखो, ये केवल डर से पैदा हुए सपने नहीं हैं। एसेनिया जैसी चेतनाएं समय के आर पार देख सकती हैं, मतलब भविष्य देख सकती हैं। हाँ, एक तरह से। यीशुआ, जिसे हम पृथ्वी के इतिहास में ईसा मसीह के रूप में पहचानते हैं, उनके प्रेम और बलिदान का संदर्भ ये बताता है कि एसेनिया को भविष्य के उन जन्मों की झलक मिल रही है जो उसे पृथ्वी पर अनुभव करने होंगे। तो वो गुफा और वो सब, गुफा, वो बूढ़ी औरत का रूप, वो डर, ये सब उस भारीपन और पीड़ा का प्रतीक है जो 3D में जन्म लेने का अनिवार्य हिस्सा है। यही बात इस पूरे वृत्तांत को इतना मानवीय बनाती है। मतलब एसेनिया जैसी उच्च प्राणी भी भविष्य के डरावने सपनों से अछूती नहीं है। बिल्कुल। मोस्टीनिया के पास पहुंचने के लिए पृथ्वी के इस दर्दनाक चक्र में कूदने का निर्णय ये दिखाता है कि प्रेम के लिए वो अपना सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार है। अगर हम इस पूरी चर्चा को एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें ना, तो सनशाइन बिफोर द डॉन का ये हिस्सा कई जटिल विषयों को बड़ी खूबसूरती से समेटता है। सही कहा। हमने इस चर्चा में देखा कि कैसे 5D से 3D में आना भौतिक रूप से कितना खतरनाक है, कैसे अंतरिक्ष की राजनीति और प्रकाश को मोड़ने वाली तकनीकें काम करती हैं। और सबसे अहम बात, कैसे मानव शरीर को एक भविष्य प्रूफ 12 आयामी उपकरण के रूप में डिजाइन किया गया, जिसके पीछे एक बहुत ही व्यक्तिगत और भावुक प्रेरणा काम कर रही थी। ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि ब्रह्मांडीय विकास केवल मशीनों या गणित से नहीं, बल्कि आत्मा की गहराई और उसके संकल्प से भी संचालित होता है। लेकिन इस सब से परे स्रोत सामग्री के भीतर एक ऐसा विचार भी मौजूद है जो एक बहुत ही दिलचस्प दार्शनिक विरोधाभास खड़ा करता है। अच्छा। इस पर सीधे तौर पर ज्यादा बात नहीं हुई है, लेकिन यह इस पूरी घटना की नींव पर सवाल उठाता है। और वो विरोधाभास क्या है? हमने चर्चा की कि सीरियस के प्राणी पृथ्वीवासियों की स्वतंत्र इच्छा यानी फ्री विल का कड़ाई से सम्मान करते हैं, बिना मांगे कोई सीधा हस्तक्षेप नहीं करते। हाँ, ये उनका नियम है। लेकिन साथ ही उनका पूरा मिशन पृथ्वी के मूल निवासियों के डीएनए को पूरी तरह से फिर से डिजाइन करना है। वो उनके अंदर एक क्रिस्टलीय ग्रंथि स्थापित कर रहे हैं और उनके जेनेटिक्स का ब्लूप्रिंट बदल रहे हैं। ये तो है। तो सुनने वालों के लिए ये सोचने वाली बात है कि क्या किसी प्रजाति के मूल जेनेटिक ब्लूप्रिंट को बदलना और उनके विकास को एक पूर्व निर्धारित उच्चायामी दिशा में धकेलना वास्तव में उनकी स्वतंत्र इच्छा का सम्मान करना है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। या फिर ये एक परोपकारी उद्देश्य के नाम पर किया गया ब्रह्मांड का सबसे बड़ा और सबसे गहरा हस्तक्षेप है? ये एक ऐसा विरोधाभास है जिसका जवाब शायद किसी को अपने ही भीतर छिपे उस बाराजी हार्डवेयर में ढूंढना पड़े। इस चर्चा का मिशन किसी विज्ञान कथा या साई-फाई की समीक्षा करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि श्रोताओं को एक ऐसे सफर पर ले जाना है जहां विज्ञान, रहस्य और आध्यात्म की जो सीमाएं हैं ना, वो आपस में मिल जाती हैं। एक बहुत ही अनोखा संगम कह सकते हैं इसे। हाँ, मतलब हम गैलेक्टिक फेडरेशन के एक बहुत ही विशाल स्टारशिप की यात्रा करेंगे और पृथ्वी पर मौजूद उन खुफिया खतरों को समझेंगे जो हमारी नजरों के सामने होकर भी अदृश्य हैं। बिल्कुल। और एक ऐसे प्रयोग के बारे में भी जानेंगे जो पूरी मानवता के भविष्य की नींव रखता है। तो श्रोताओं के लिए ये जानना बहुत दिलचस्प होगा कि ब्रह्मांड में हमारे अस्तित्व का अर्थ सिर्फ इस भौतिक दुनिया तक सीमित नहीं है जो हमें आंखों से दिखती है। और पता है, इस पूरी चर्चा का जो सबसे दिलचस्प पहलू है वो यही है कि इन स्रोत अंशों में जो कुछ भी बताया गया है वो केवल एक बाहरी अंतरिक्ष यात्रा नहीं है। तो और क्या है ये? ये असल में द्वैत यानी ड्युअलिटी, आत्मा के विकास और चेतना के विस्तार की एक बहुत गहरी यात्रा है। अच्छा, मतलब एक आध्यात्मिक यात्रा भी है। बिल्कुल। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि जो वास्तविकता हमें ठोस और अचूक लगती है उसके पीछे कई अदृश्य आयाम काम कर रहे हैं। फ्रीक्वेंसी और ऊर्जाएं काम कर रही हैं। हाँ, ये कहानी दर्शाती है कि ब्रह्मांड की जो सबसे बड़ी लड़ाइयां हैं ना, वो हथियारों से नहीं लड़ी जाती, वो चेतना और ऊर्जा के स्तर पर लड़ी जाती है।
ये तो बहुत ही गहरी बात है। तो चलिए फिर इस ब्रह्मांडीय यात्रा के पहले पन्ने से शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत एक सीरियन प्रतिनिधि मंडल से होती है। हाँ, सीरियस ग्रह से आए हुए लोग। बिल्कुल। इस समूह में इसाइनिया, एसिमियस और क्रिस्टियाना शामिल हैं। ये तीनों एक विशेष ट्रांसपोर्टर चेंबर के जरिए गैलेक्टिक फेडरेशन के एक बेहद विशाल स्टारशिप पर आते हैं, जहां उनका स्वागत पेपे और एब्सिंथ करते हैं। हाँ, एब्सिंथ जो कि एक प्लीडियन महिला है, वो बहुत मिलनसार है और बातों बातों में बताती है कि वह पृथ्वी पर अटलांटिस में बसने के बारे में सोच रही है। और यहाँ स्रोत में उस स्टारशिप का जो वर्णन किया गया है वो बहुत अद्भुत है। सच में, मतलब वो किसी आम लोहे के अंतरिक्ष यान जैसा नहीं लगता। वो अपने आप में एक स्वतंत्र तैरते हुए ब्रह्मांडीय शहर जैसा है। बिल्कुल, एक पूरा शहर। एसेनिया को जो कमरा दिया जाता है उसकी दीवारें हल्के भूरे नीले रंग की हैं, बड़ी बड़ी गोल खिड़कियां हैं और हर चीज एक अजीब से सुकून से भरी है। और वो नाश्ते वाली बात भी। अरे हाँ, जब वो सोकर उठती है तो उसे नाश्ते में नींबू की चाय और एक खास तरह के मसालेदार ब्रेड परोसी जाती है। ये जो छोटी छोटी भौतिक डिटेल्स है ना, ये सफर को बहुत वास्तविक बनाती हैं। बिल्कुल बनाती हैं। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है वो है पृथ्वी तक की यात्रा का समय। एब्सेंट बताती है कि उन्हें पृथ्वी के कक्ष तक पहुंचने में 5 कॉस्मिक दिन लगेंगे। ये 5 कॉस्मिक दिन वाला बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। वो कैसे? क्योंकि इसके पीछे का विज्ञान और अध्यात्म दोनों बड़े गहरे हैं। यात्रा में लगने वाला ये समय सिर्फ दूरी तय करने के कारण नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या वजह है इसकी? स्टारशिप को अंतरिक्ष के निर्वात में सिर्फ एक सीधी भौतिक रेखा पर नहीं चलना है, बल्कि उसे कई अलग अलग आयामों और वास्तविकताओं से होकर गुजरना है। मतलब अलग अलग डायमेंशन से। हाँ, इसे एक तरह के फ्रीक्वेंसी शिफ्ट के रूप में समझा जा सकता है। पृथ्वी का जो तीसरा आयाम है यानी 3D, वो बहुत भारी और सघन है। डेंसिटी बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। अब उच्च आयामों की हल्की ऊर्जा से पृथ्वी के इस भारी गुरुत्वाकर्षण और 3D घनत्व में प्रवेश करने के लिए ऊर्जा और पदार्थ का यह स्थानांतरण बहुत धीरे धीरे होना जरूरी है। अच्छा, क्रमिक रूप से। हाँ, अगर ये अचानक हुआ तो उच्च आयाम के प्राणियों का जो ऊर्जा शरीर है वो इस भारीपन को बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगा। मैं समझ रही हूँ। चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे गहरे समुद्र में गोता लगाने वाले जब वापस सतह पर आते हैं तो उन्हें पानी के दबाव के अनुकूल होने के लिए धीरे धीरे ऊपर आना पड़ता है। बिल्कुल सही उदाहरण दिया आपने, वरना उनके शरीर को भारी नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन इस सुकून भरे सफर में असली तनाव तब पैदा होता है जब इस प्रतिनिधि मंडल की मुलाकात स्टारशिप के कमांडर वाशना से होती है। हाँ, कमांडर वाशना जो वेगा स्टार सिस्टम से हैं। बिल्कुल, और वे एक बहुत ही गंभीर रोंगटे खड़े कर देने वाली चेतावनी देते हैं। उनका कहना है कि पृथ्वी पर अल्फा ड्रेकोनिस और राइजल स्टार सिस्टम से कुछ ऐसे प्राणी आ चुके हैं जो कतई शांति के पक्षधर नहीं हैं। घुसपैठिए कह सकते हैं उन्हें। हाँ, वे गुप्त रूप से पृथ्वी पर सत्ता और जिम्मेदारी के पदों पर कब्जा कर रहे हैं। कमांडर स्पष्ट कहते हैं कि पृथ्वी का तीसरा आयाम उनके छिपने के लिए एक आदर्श जगह है, एक परफेक्ट हाइडिंग स्पॉट। बिल्कुल। अब यहाँ मुझे एक बात खटकती है। अगर ये प्राणी इतने खतरनाक हैं तो वे खुलेआम हमला क्यों नहीं करते? क्या ये पृथ्वी की 3D घनत्व ही है जो इन घुसपैठियों को आसानी से छिपने में मदद करती है? मतलब ये घनत्व असल में कैसे काम करता है? या सबसे हैरतअंगेज बात यह है कि इसे समझने के लिए हमें 3D घनत्व को एक बहुत घने अभेद कोहरे की तरह देखना होगा। कोहरे की तरह, जहां कुछ साफ नहीं दिखता? बिल्कुल। उच्च आयामों में जैसे कि 5D में आत्माएं और उनकी ऊर्जा शीशे की तरह पारदर्शी होती हैं। वहां आप किसी के इरादे तुरंत भांप सकते हैं। मतलब कुछ भी छिपा नहीं जा सकता। हाँ, क्योंकि विचार तुरंत ऊर्जा के रूप में दिखाई देते हैं। लेकिन पृथ्वी का 3D आयाम एक भारी भौतिक शरीर प्रदान करता है, जो एक छलावरण या कैमोफ्लाज का काम करता है। सही कहा, एक कंबल की तरह। इसके पीछे अल्फा ड्रैकोनिस के स्वार्थी प्राणी आसानी से छिपकर संत होने का या एक जिम्मेदार नेता होने का दिखावा कर सकते हैं। ओह, तो मतलब बाहरी तौर पर वे बहुत मीठा बोल सकते हैं, लेकिन अंदर उनके इरादे सत्ता हथियाने के होते हैं। बिल्कुल। इसीलिए कमांडर वाशना पृथ्वी को सिर्फ एक ग्रह नहीं मानते, वे इसे द्वैत या ड्युअलिटी का एक जटिल युद्ध क्षेत्र मानते हैं। तो इसका मतलब है कि इस 3D दुनिया की जटिलता और भौतिकता ही हमारा सबसे बड़ा अंधापन है। एकदम सही।
और इसीलिए कमांडर वाशना की वो सलाह इतनी सटीक बैठती है कि यहाँ हर इंसान को परखने के लिए अपने भीतर महसूस करना जरूरी है, फील विद इन। अंतरात्मा की आवाज सुनना। हाँ, वे समझा रहे हैं कि इस सघन 3D दुनिया में सबसे बड़ी और सबसे मजबूत सुरक्षा कोई लेजर हथियार नहीं है, बल्कि हमारी अपनी अंतरात्मा, हमारा इंट्यूशन है। बाहरी दिखावे धोखा दे सकते हैं। बिल्कुल, सत्य की असली पहचान केवल भीतर की आवाज से, उस फीलिंग से हो सकती है जो हमारी आत्मा हमें देती है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है कि हमारा अपना इंट्यूशन ही हमारा सबसे शक्तिशाली ब्रह्मांडीय रडार है। सही कहा। खैर, कमांडर वाशना की इस डरावनी चेतावनी के साथ उनका ये सफर अपने अंतिम चरण में पहुंचता है। वे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के करीब आ जाते हैं और फिर स्टारशिप से निकलकर एक छोटे लैंडिंग क्राफ्ट में सवार होते हैं। हाँ, और जब वे पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने वाले होते हैं तो इस लैंडिंग क्राफ्ट के चारों ओर एक मर्काबा फील्ड बनाया जाता है। स्रोत इसे प्रकाश का एक विशेष रोटेशनल एनर्जी फील्ड बताता है। ये मर्काबा फील्ड कोई साधारण लोहे की ढाल या कवच नहीं है। ये एक ज्यामितीय घूमने वाला ऊर्जा क्षेत्र है जो प्रकाश और चेतना दोनों से मिलकर बनता है। अच्छा, मतलब एनर्जी और कॉन्शियसनेस का मिश्रण? बिल्कुल। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते समय जो घर्षण और 3D घनत्व का अचानक दबाव पड़ता है, ये मर्काबा फील्ड उसे संतुलित करता है। ताकि वो सुरक्षित रहे। हाँ, ये यान के अंदर मौजूद यात्रियों की उच्च फ्रीक्वेंसी को पृथ्वी की निचली फ्रीक्वेंसी से टकराकर नष्ट होने से बचाता है। एक तरह से ये उनके चारों ओर उनके अपने ग्रह के वातावरण का एक सूक्ष्म बुलबुला बना देता है। सही कहा। लेकिन कमांडर वाशना की चेतावनी डराने वाली थी और ये मर्काबा फील्ड भी खतरे का एहसास कराता है, जो ये सवाल पैदा करता है कि अगर अंतरिक्ष में इतना खतरा है तो क्या पृथ्वी पर उतरना सुरक्षित था? ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन जब वे लैंड करते हैं तो नज़ारा बिल्कुल इसके उलट होता है। वे अटलांटिस के उंडाल द्वीप पर स्थित क्योर शहर पहुंचते हैं। क्योर, जिसे सूर्य का शहर भी कहा जाता है। हाँ, इसके चारों ओर कांसे और सोने की 3 संकेंद्रित दीवारें हैं जो सूरज की रोशनी में चमक रही हैं। वहां उनका स्वागत प्लीडियन राजा प्लीजा करते हैं, जिनका रूप बहुत ही भव्य बताया गया है। बिल्कुल, उनकी नीली आंखें, सुनहरे बाल और उनका गहरा नीला चोगा जिस पर छोटे छोटे चांदी के तारे कड़े हुए हैं, और वो सफेद पत्थर के मेहराब, बीच में एक छोटी सी झील जिसमें गोल हरे पत्ते और फूल खिले हैं। ये सब किसी आदर्श यूटोपिया जैसा लगता है। ऐसा लगता है जैसे अंतरिक्ष के सारे खतरे बाहर ही रह गए हों। हाँ, लेकिन ये बाहरी सुंदरता और शांति उस द्वैत का ही एक हिस्सा है जिसके बारे में हमने अभी बात की थी कि और शहर बाहर से जितना स्वर्गीय लगता है, उसके भीतर एक बहुत गहरा और कुछ हद तक उदास करने वाला आध्यात्मिक सच भी पल रहा है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ के देखें तो पृथ्वी के उस समय के वातावरण में ये उच्च सभ्यताएं भौतिक रूप से मौजूद तो हैं, लेकिन वे पृथ्वी की मूल प्रकृति से पूरी तरह अछूती नहीं रह सकती। बिल्कुल, और ये उदासी तब खुलकर सामने आती है जब एसाइनिया शहर में घूमते हुए एक 8 साल की बच्ची को देखती है। लाल सुनहरे बालों वाली वो बच्ची अपने छोटे भाइयों के साथ पत्थरों से खेलते हुए बहुत खुश नजर आती है। लेकिन उसे देखते ही एसाइनिया को एक बहुत गहरे दर्द का एहसास होता है। हाँ, क्योंकि उसे पता चलता है कि तारों से आए माता पिता के ये बच्चे जो पृथ्वी पर पैदा हुए हैं, अब पृथ्वी के 3D जन्म मृत्यु के चक्र में हमेशा के लिए फंस गए हैं। वो अब वापस नहीं जा सकते। बिल्कुल, चूंकि उनकी ऊर्जा अब पृथ्वी के भारी घनत्व से जुड़ गई है, वे कभी अपने मूल ग्रहों जैसे सीरियस या प्लेजस पर वापस नहीं जा सकते जब तक कि पूरी पृथ्वी का आयाम न बदल जाए। ये एक बहुत बड़ा बलिदान है। ये दृश्य एक साथ बहुत खूबसूरत और दिल तोड़ने वाला है। ये बिल्कुल उन प्रवासियों की तरह है जो एक अनजान देश में बस जाते हैं और जिनके बच्चे कभी अपनी असली मातृभूमि नहीं देख पाते। सही बात है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या इन बच्चों का 3D दुनिया में फंस जाना एक दुखद घटना है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा उद्देश्य छिपा है? इतनी उन्नत सभ्यताएं, क्या वे अपने बच्चों को इस 3D दुनिया में फंसने से रोक नहीं सकती थीं? ये कोई दुर्घटना या कमजोरी बिल्कुल नहीं है। अगर हम इस पूरे परिदृश्य को बहुत बड़ी ब्रह्मांडी तस्वीर से जोड़कर देखें तो स्रोत सामग्री ये स्पष्ट करती है कि आत्मा के स्तर पर इन सभी प्राणियों ने इस काम के लिए स्वेच्छा से हामी भरी थी। अच्छा, मतलब ये एक वॉलंटियर मिशन है। बिल्कुल, ये स्टार चिल्ड्रन कोई लाचार शिकार नहीं है,
बल्कि वे पृथ्वी के विकास की एक बहुत बड़ी ईश्वरीय योजना का अभिन्न हिस्सा हैं। तो वे यहाँ जन्म क्यों ले रहे हैं? वे यहाँ इसलिए जन्म ले रहे हैं ताकि वे इस भारी अंधेरी 3D दुनिया में प्रकाश और उच्च चेतना के एंकर बन सकें। वो प्रकाश को होल्ड कर रहे हैं। हाँ, फिलहाल एक आम इंसान की तरह खेलते हुए उन्हें अपना ये महान उद्देश्य याद नहीं है, लेकिन उनकी मौजूदगी ही पृथ्वी को वापस 5D में बदलने का आधार बन रही है। और जब पृथ्वी 5D में जाएगी तब क्या होगा? तद इन बच्चों की सोई हुई स्मृतियां फिर से जागृत होंगी। उनका ये बलिदान कोई सजा नहीं है, बल्कि पूरी मानवता के उत्थान के लिए चुना गया एक रास्ता है। ये बलिदान वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला है। और इसी बलिदान को सार्थक बनाने के लिए ही तो ये सीरियन प्रतिनिधि मंडल पृथ्वी पर आया है। बिल्कुल, क्योंकि असली काम तो अब शुरू होना था। एसिमियस मंच से एक ऐसी घोषणा करते हैं जो इस पूरी यात्रा का असली कारण सामने ला देती है। द वाई ऑफ द मिशन। बिल्कुल, वे बताते हैं कि इस प्रतिनिधि मंडल का मुख्य काम एक बिल्कुल नए प्रकार के प्राणी के जेनेटिक्स को डिजाइन करना है। इस नए प्राणी को नाम दिया गया है ह्यूमन, और यहाँ ह्यू का अर्थ बताया गया है ईश्वर का, ऑफ गॉड। हाँ, तो यहाँ इंसान शब्द की उत्पत्ति को ही फिर से परिभाषित कर दिया गया है। और ये कोई साधारण बायोलॉजिकल प्रयोग नहीं है। इस मिशन का लक्ष्य एक ऐसा 12 स्ट्रैंड डीएनए डिजाइन करना है जो सभी स्टार नेशंस के बेहतरीन गुणों और क्षमताओं का मिश्रण होगा। 12 स्ट्रैंड डीएनए, ये तो बहुत ही शक्तिशाली होगा। बिल्कुल, इसे ऐसे समझें कि वर्तमान में जो ब्रह्मांडीय जेनेटिक्स हैं वो बहुत सीमित हैं। जो प्लेडियन है वो सीरियस ग्रह के वातावरण में नहीं रह सकते, और जो सीरियन है वो किसी अन्य सिस्टम में जीवित नहीं रह सकते। अच्छा, सबकी अपनी सीमाएं हैं। हाँ, लेकिन ये नया ह्यूमन एक ऐसा मास्टरपीस प्राणी होगा जिसका शरीर और चेतना इतनी लचीली होगी कि वो निचले स्वर्ग के सभी 12 आयामों में बिना किसी रुकावट के यात्रा करने में सक्षम होगा। यहाँ कहानी वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। ये मुझे किसी अल्टीमेट जेनेटिक सॉफ्टवेयर अपडेट जैसा लग रहा है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पेच है। वो क्या? राजा प्लीजा मंच से ये भी कहते हैं कि पृथ्वी को वापस एक 5D ग्रह बनने में लगभग 1 लाख पृथ्वी वर्ष लगेंगे। 1 लाख साल। ये एक बहुत लंबा समय है। और एसाइनिया का काम ये है कि वो एटलांटिस और मू के लोगों के साथ साथ पृथ्वी के मूल निवासियों के डीएनए के सैंपल लेगी, ताकि इस नए 12 स्ट्रैंड डीएनए को पूरी मानवता के खून में मिलाया जा सके, बीजारोपण की तरह। हाँ, पर मेरा एक बड़ा सवाल है, अगर इस 12 स्ट्रैंड डीएनए का पृथ्वी के साधारण लोगों के जीवन पर तुरंत कोई असर ही नहीं होना है, तो इतने बड़े मिशन का फायदा क्या? मतलब सॉफ्टवेयर अपडेट डाउनलोड तो आज कर लिया गया है, लेकिन इंस्टॉल होने में 1 लाख साल लगेंगे। पहली नजर में सुनने वालों को ये एक व्यर्थ काम लग सकता है, लेकिन इसे ब्रह्मांडीय नजरिए से एक टाइम कैप्सूल की तरह देखिए। टाइम कैप्सूल? हाँ, तुरंत कोई जादुई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि 3D घनत्व में मौजूद जो हमारा भौतिक शरीर है वो एक साथ इतने शक्तिशाली 12 स्ट्रैंड डीएनए की ऊर्जा को बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। शरीर जल जाएगा। बिल्कुल, इसलिए ये जेनेटिक कोड लंबे समय तक केवल एक संभावना या डॉर्मेंट पोटेंशियल के रूप में काम करेगा। अच्छा, मतलब सुप्त अवस्था में रहेगा। हाँ, ये पीढ़ियों तक, हजारों सालों तक इंसानी खून में, हमारी नसों में खामोशी से घुलता रहेगा और विकसित होता रहेगा। राजा प्लीजा स्पष्ट करते हैं कि जब 4 महान युग पूरे हो जाएंगे और पृथ्वी की अपनी ऊर्जा 5D के स्तर तक पहुंच जाएगी, तब आकाशगंगा के केंद्र से शक्तिशाली ब्रह्मांडीय किरणें आएंगी। और वो किरणें इस कोड को ट्रिगर करेंगी। बिल्कुल, वे किरणें इस सुप्त जेनेटिक कोड को ट्रिगर करेंगी। यह एक लंबी अवधि का धैर्यवान निवेश है, ताकि सही समय आने पर पूरी मानवता एक साथ जागृत हो सके। यानी हम सभी असल में चलते फिरते ब्रह्मांडीय टाइम कैप्सूल हैं। ये वाकई दिमाग को झकझोर देने वाली योजना है ना? लेकिन इस ब्रह्मांडीय जेनेटिक्स के विशाल मिशन के बीच एसाइनिया की अपनी व्यक्तिगत और भावनात्मक यात्रा भी एक रोमांचक मोड़ लेती है। हाँ, वो सुनहरी चाबी वाला हिस्सा। बिल्कुल। कहानी में हमें पता चलता है कि एसाइनिया के गले में हमेशा एक सुनहरी चाबी लटकती रहती है। ये चाबी उसे लायरन सिस्टम के मोस्टिनिया नाम के एक व्यक्ति ने दी थी, जिससे उसका बहुत गहरा भावनात्मक जुड़ाव है। हाँ। और मोस्टिनिया ने क्या कहा था उस चाबी के बारे में? मोस्टिनिया ने कहा था कि ये चाबी उसके दिल की है, लेकिन ये किसी अन्य जगह को खोलने का एक गूढ़ रहस्य भी समेटे हुए हैं। और फिर समारोह के बाद जब सब लोग जश्न मना रहे होते हैं, तब एसाइनिया के पास एक अनजान व्यक्ति आता है, कैप्रिसियो। हाँ, कैप्रिसियो, जो खुद को एक ब्रह्मांडीय व्यापारी बताता है। और सबसे चौंकाने वाली बात
श्रोताओं को ये सुनकर अचरज होगा कि कैप्रिसियो हूबहू मोस्टेनिया जैसा दिखता है। बिल्कुल उसका जुड़वा भाई लगता है। हाँ, चेहरे का हर एक कोना समान है। बस एक ही फर्क है, कैप्रिशियो की आंखें नीली हैं जबकि मोस्टेनिया की आंखें काली थीं। ये क्षण कहानी में एक बहुत बड़ा ठहराव लाता है। कैप्रिशियो से बताता है कि वो हाल ही में लायरा गया था और वहां उसकी मुलाकात मोस्टेनिया से हुई थी। अच्छा, दोनों आमने सामने मिले थे। हाँ, और वो ये भी कहता है कि मोस्टेनिया खुद भी किसी ऐसे व्यक्ति को देखकर बहुत हैरान था जो बिल्कुल उसके जैसा दिखता था। ये तो बहुत अजीब है। कैप्रिशियो एसेनिया को बताता है कि मोस्टेनिया ने उसके लिए एक पत्र भेजा है। कैप्रिशियो की नीली आंखों में एक अजीब सी कोमलता है और वो एसेनिया और मोस्टेनिया के बीच के गहरे रिश्ते को बहुत अच्छी तरह समझता हुआ प्रतीत होता है। ये तो किसी भव्य साइंस फिक्शन महाकाव्य के बीच में एक सस्पेंस से भरी रोमांटिक मिस्ट्री आ जाने जैसा है। एसेनिया ये सब सुनकर बहुत भावुक हो जाती है। होना लाजमी भी है। हाँ? कैप्रिशियो वादा करता है कि वो अगले दिन शाम को वो पत्र लेकर आएगा। लेकिन रुकिए, अगर हम चर्चा की शुरुआत में जाएं तो कमांडर वाशना ने अभी कुछ समय पहले ही एक बहुत सख्त चेतावनी दी थी। हाँ, उन घुसपैठियों के बारे में। बिल्कुल। उन्होंने कहा था कि पृथ्वी पर ऐसे प्राणी मौजूद हैं जो कुछ और ही होने का दिखावा करते हैं। क्या कैप्रिशियो पर वास्तव में भरोसा किया जा सकता है? क्या ये सिर्फ एक संयोग है कि वो बिल्कुल मोस्टेनिया जैसा दिखता है? इससे एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, क्रिटिकल थिंकिंग का। मुझे तो ये अल्फा ड्रैकोनस की एक चाल लग रही है। और यही वो जगह है जहां इस पूरी कहानी का असली फलसफा छिपा है। एक तरफ इतना बड़ा कॉस्मिक मिशन है और दूसरी तरफ व्यक्तिगत भावनाएं। पृथ्वी के जिस द्वैत की बात वाशना ने की थी वो व्यक्तिगत रिश्तों में भी लागू होती है। मतलब सच और भ्रम आपस में उलझे हुए हैं। बिल्कुल। क्या कैप्रिशियो सच में एक संदेशवाहक है या वो 3D दुनिया की उसी डार्क एनर्जी का हिस्सा है? इस उलझन का समाधान एसायनिया को उसी आंतरिक चेतना से खोजना होगा और वो सुनहरी चाबी शायद उसे इसी भ्रम से पार पाने का रास्ता दिखाएगी। वाकई ये कहानी कई स्तरों पर एक साथ यात्रा करती है। तो अगर हम आज के इस विस्तृत विश्लेषण को संक्षेप में समेटें तो हमने सिर्फ एक किताब के पन्ने नहीं पलटे बल्कि एक पूरी ब्रह्मांडीय टाइमलाइन को महसूस किया। बिल्कुल, हमने स्टारशिप से आयामों को पार किया। हाँ, हमने समझा कि कैसे पृथ्वी का 3D घनत्व एक कोहरे की तरह काम करता है। हमने अटलांटिस के शहर क्याउर को देखा जहाँ स्टार चिल्ड्रन का वो महान बलिदान छिपा है। और वो 1 लाख साल लंबी महायोजना को जाना। बिल्कुल, जिसका मकसद 12 स्ट्रैंड DNA के जरिए एक नया ह्यूमन बनाना है। और अंत में एसायनिया की सुनहरी चाबी और कैप्रिशियो के रहस्य ने हमें सिखाया कि अपनी अंतरात्मा पर भरोसा करना कितना जरूरी है। इस पूरी चर्चा के बाद स्रोत सामग्री के आधार पर एक बहुत ही गहरा विचार उभर कर सामने आता है। वो क्या? जरा सोचिए, अगर इस कहानी के अनुसार हमारे अंदर भी कहीं गहरे में वो 12 स्ट्रैंड DNA मौजूद हो जो सिर्फ एक ब्रह्मांडीय ट्रिगर का इंतजार कर रहा हो, क्या आज की ये साधारण इंसानियत उतनी ही चमत्कारी नहीं है जितने आसमान के वे तारे जिन्हें हम रोज रात को देखते हैं? ये समझना बहुत जरूरी है कि ये उन्नत प्राणी असल में पृथ्वी पर कर कह रहे थे। सही कहा आपने। और ये सीरियस ग्रह से आई इस सीरियन टीम में एसेनिया और आसिया जैसे विशेषज्ञ शामिल हैं जो अटलांटिस के वैज्ञानिकों जैसे मासिया और थियोनोस के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। उनका मुख्य काम स्थानीय लोगों के DNA, खून और टिश्यूज का परीक्षण करना था। और ये परीक्षण कोई साधारण ब्लड टेस्ट नहीं था। आशिया, जो कि एक जेनेटिक विशेषज्ञ हैं, वो ये समझने की कोशिश कर रही थी कि अटलांटिस की आबादी का जेनेटिक ब्लूप्रिंट आखिर है क्या। और उन्हें क्या मिला? उन्हें पता चलता है कि वहां के लोग मुख्य रूप से 3 अलग-अलग तारा सभ्यताओं के शुद्ध वंशज हैं। ओह वाओ! और यहाँ उनके शारीरिक लक्षणों का जो विवरण मिलता है वो बहुत ही सटीक है। मतलब स्रोत बताते हैं कि प्लीडियन वंश के लोग सुनहरे बाल और नीली आंखों वाले थे। हाँ, और सीरियन वंश के लोग जिनका शरीर काफी लंबा और पतला बताया गया है। और तीसरे थे आर्क्टूरियंस, जिनका माथा काफी चौड़ा है और आंखें थोड़ी तिरछी हैं। ये सोचना सच में अद्भुत है कि कैसे उनका जेनेटिक कोड सीधे तौर पर उनकी शारीरिक बनावट को आकार दे रहा था। सबसे बड़ी खोज तो वो थी जो पृथ्वी पर पैदा हो रहे उनके नए बच्चों के DNA में देखने को मिल रही थी। अच्छा, क्या बदलाव था वो? टीम को पता चलता है कि पृथ्वी पर पैदा हुए इन बच्चों के DNA में एक बहुत गहरा म्यूटेशन या कह लें कि बदलाव आ गया है। वे अब अपने माता पिता के ग्रहों की ऊर्जा को नहीं बल्कि पूरी तरह से पृथ्वी की ऊर्जा को दर्शाते हैं। यहीं पर कहानी एक बहुत ही जटिल मोड़ लेती है।
दस्तावेजों के मुताबिक ये बच्चे अपने माता-पिता के विपरीत अन्य आयामों में यात्रा नहीं कर सकते। सही कहा। और उनके माता-पिता की स्थिति तो और भी चुनौतीपूर्ण है। हाँ, वो ऊर्जा वाली बात ना। हाँ, पृथ्वी की ऊर्जा इतनी भारी और सघन है कि उन पर ग्रही माता-पिता को हर 22 साल में अपने मूल तारे पर वापस जाकर खुद को ऊर्जावान करना पड़ता है, मतलब रिचार्ज करना पड़ता है। अगर मैं इसके लिए एक एनालॉजी दूं, हाँ। तो ये कुछ ऐसा है कि मान लीजिए कोई समुद्र तल के पास रहने वाला व्यक्ति अचानक किसी बहुत ऊंचे ऑक्सीजन की कमी वाले पहाड़ी शहर में बसने चला जाए। अच्छा उदाहरण है। तो माता पिता को वहां सांस लेने में इतना संघर्ष करना पड़ता है कि उन्हें हर कुछ महीनों में नीचे जाकर ऑक्सीजन लेनी पड़ती है। लेकिन जो बच्चे उस पहाड़ी शहर में पैदा होते हैं, उनके फेफड़े बचपन से ही उस कम ऑक्सीजन वाली हवा के अभ्यस्त हो जाते हैं। बिल्कुल, वो वहां आसानी से जी सकते हैं। हाँ, लेकिन शायद अब वो उस पहाड़ को छोड़कर कभी नीचे की दुनिया में नहीं जा सकते, क्योंकि उनका शरीर उसी वातावरण के लिए ढल चुका है। तो मैं ये सोच रही थी कि क्या ये म्यूटेशन एक तरह का विकास है या फिर ये एक बहुत बड़ी सीमा है? देखिए, इस बदलाव को सिर्फ एक सीमा मानना सही नहीं होगा। टीम का ही एक सदस्य, जिसका नाम राय है, वो ये सुझाव देता है कि ये बदलाव शायद एलोहिम का हस्तक्षेप है। रुकिए, एलोहिम, क्या हम यहाँ किसी प्रकार के ईश्वरी या उच्च आयामी आर्किटेक्ट्स की बात कर रहे हैं, जो इस पूरे जेनेटिक खेल को पीछे से नियंत्रित कर रहे हैं? काफी हद तक हाँ। इन ग्रंथों में एलोहिम को चेतना के उन उच्च स्तरों के रूप में दर्शाया गया है जो ब्रह्मांड में जीवन के विकास का मार्गदर्शन करते हैं। अच्छा। राय का मानना है कि ये म्यूटेशन कोई दुर्घटना नहीं है, ये परग्रही डीएनए के एक सच्चे पृथ्वीवासी में बदलने की पूरी सोची समझी प्रक्रिया है। मतलब एक ट्रू अर्थ लिंक। बिल्कुल, ये म्यूटेशन जरूरी है ताकि भविष्य में एक नए प्रकार के मानव का विकास हो सके, जो आगे चलकर पूरी पृथ्वी पर फैलेगा और पृथ्वी की भारी ऊर्जा के साथ तालमेल बिठा सकेगा। तो एक सच्चा पृथ्वीवासी बनने की कीमत ये है कि आप सितारों के बीच यात्रा करने की अपनी क्षमता खो देते हैं। हाँ, वो तो है। खैर, जहां एक तरफ ये भारी भरकम जेनेटिक और दार्शनिक मंथन चल रहा था, वहीं इस टीम की मुख्य सदस्य एसेनिया एक अजीब तरह के अकेलेपन से गुजर रही है। वो एक अनजान ग्रह पर है, एक बहुत ही भारी वातावरण में। और इसी भेद्यता के बीच एक ऐसा रहस्यमयी मोड़ आता है जो इस पूरी यात्रा की दिशा ही बदल देता है। एक रात जब बाकी टीम सो रही होती है, एसेनिया के कमरे पर कैप्रिसियो नाम का एक व्यक्ति आता है। और ये घटना वैज्ञानिक प्रयोगों से ध्यान हटाकर कहानी को एक व्यक्तिगत खोज की तरफ ले जाती है। लेकिन कैप्रिसियो के आने का जो विवरण है ना, वो मुझे थोड़ा असहज करता है। मतलब देर रात का समय है और कैप्रिसियो कमरे में आकर एसेनिया के हाथ को चूमता है। हाँ, जो एसेनिया को खुद बहुत अजीब लगता है। बिल्कुल, इतने उन्नत प्राणियों के बीच इस तरह का व्यवहार, क्या ये किसी प्रकार का मैनिपुलेशन नहीं लगता? एक बेहतरीन स्पाई थ्रिलर वाली फील आती है यहाँ। एसेनिया को भी ये सामान्य नहीं लगता, लेकिन कैप्रिसियो का मुख्य उद्देश्य वहां कुछ और ही था। वो मॉस्टीनिया नाम के एक बेहद महत्वपूर्ण व्यक्ति का गुप्त पत्र लेकर आया था। और वो पत्र खुद में एक रहस्य है। बिल्कुल। उस पत्र की भौतिक विशेषताएं बहुत कुछ कहती हैं। वो काले रंग की स्याही और मोटे क्रीमी कागज पर लिखा गया था, और सबसे खास बात, वो प्रकाश की सार्वभौमिक भाषा में लिखा गया था। ये लैंग्वेज ऑफ लाइट, ये कोई साधारण भाषा तो नहीं लगती जिसे आप किसी डिक्शनरी से पढ़ सके, है ना? बिल्कुल नहीं। ये केवल शब्द नहीं है, ये एक प्रकार की एनर्जेटिक इम्प्रिंट है, मतलब एक ऊर्जावान छाप। अच्छा। हाँ, जब कोई इसे पढ़ता है तो जानकारी सीधे उसकी चेतना में उतर जाती है, भावनाओं और इरादों के साथ। ये एक होलोग्राम की तरह काम करती है, जहां भेजने वाले की पूरी ऊर्जा उस संदेश में समाहित होती है। ओह वाव! और संदेश के शब्द तो और भी नाटकीय हैं। मॉस्टीनिया लिखता है, जब तक तुम्हें ये मिलेगा मैं जा चुका हूँगा, मैं तुम्हें खोजने पृथ्वी पर आऊंगा। ऐसा लगता है जैसे मॉस्टीनिया किसी बहुत बड़े खतरे में है। हाँ, या किसी गुप्त मिशन पर निकल गया है। लेकिन सबसे दिलचस्प हिस्सा तो उस पत्र के दूसरे पन्ने पर है। वहां एक अजीब सा नक्शा है जिसमें 2 अलग-अलग आकार के द्वीप बने हैं और काले अक्षरों में सिर्फ 3 शब्द लिखे हैं, गो टू मूव, यानी मुंह जाओ। और इसी के साथ एसेनिया को टेलीपैथी के जरिए मॉस्टीनिया की आवाज भी सुनाई देती है, डरो मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। ये तो किसी को भी झकझोर दे। बिल्कुल। ये घटना एसेनिया के वैज्ञानिक और तार्किक दिमाग को पूरी तरह हिला देती है। वो डीएनए सैंपल इकट्ठा करने आई थी, लेकिन अब उसके हाथ में एक ऐसा नक्शा है जो उसे एक अनजान महाद्वीप की ओर बुला रहा है। लेकिन मैं सोच रही थी, क्या हम कैप्रिसियो पर शक नहीं कर सकते?
बंद लिफाफे के बावजूद उसका रात में आना, उसका वो अजीब व्यवहार, एक अनजान संदेशवाहक पर भरोसा करके अपने पूरे वैज्ञानिक मिशन का मकसद बदल देना बहुत बड़ा जोखिम लगता है। देखिए, एसेनिया की वैज्ञानिक पृष्ठभूमि उसे तुरंत भरोसा करने से रोकती भी है। वो लिफाफे की सील और मोस्टिनिया की खास लिखावट की बारीकी से जांच करती है, ताकि ये पक्का हो सके कि संदेश असली है या नहीं। इस बात को दर्शाता है कि इतनी उच्च चेतना वाले जीवों के बीच भी भौतिक साक्ष्यों की अहमियत होती है। स्याही, भाषा, बनावट, इन सब का विश्लेषण किया जाता है। तो अब मुंह जाने का विचार तो एसेनिया के दिमाग में बैठ गया था, लेकिन टीम को पहले अपना काम पूरा करना था। उन्हें पृथ्वी के सुदूर पूर्वी हिस्सों में जाना था। हाँ, जहां हालात अटलांटिस से बिल्कुल अलग थे। और सच कहूं तो पूर्वी महाद्वीप का ये अभियान इस पूरी कहानी का सबसे चुनौतीपूर्ण और नैतिक रूप से मॉरली बहुत ही जटिल हिस्सा है। अटलांटिस की सुख सुविधाओं से निकलकर ये टीम पहाड़ों और घने जंगलों वाले एक ऐसे इलाके में पहुंचती है जहां के लोग पूरी तरह से आदिम अवस्था में रह रहे हैं। हाँ, वे जानवरों की खाल पहनते हैं, डरे हुए रहते हैं। बिल्कुल, और उनके पास कोई उन्नत तकनीक नहीं है। और यहीं पर कहानी का वो हिस्सा आता है जो मुझे व्यक्तिगत रूप से थोड़ा परेशान करता है। इन आदिम लोगों का डीएनए इकट्ठा करने के लिए टीम छिपकर काम करती है। वे अपने लाइट शिप को एक डायमेंशनल शील्ड से अदृश्य कर लेते हैं। हाँ, और ये आयामी कवच कोई भौतिक दीवार नहीं है। ये तकनीक अंतरिक्ष के ताने बाने को इस तरह मोड़ देती है कि रोशनी उनके शिप के आर पार निकल जाती है। स्थानीय लोगों को कुछ नहीं दिखता। अदृश्य होना तो समझ आता है, लेकिन जमीन पर उतरने के बाद वे जो करते हैं वो एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। वे एक एनर्जी वॉन्ड यानी ऊर्जा की छड़ी का इस्तेमाल करते हैं। ये छड़ी इन आदिम लोगों पर एक ऊर्जा का कंबल डाल देती है, जिससे वे 1 घंटे की गहरी नींद में चले जाते हैं। उठने पर उन्हें कुछ याद नहीं रहता, और इसी बीच टीम उनके खून और ऊतकों के सैंपल ले लेती है। हाँ, ये प्रक्रिया सुनने में थोड़ी अजीब जरूर लगती है। ये तो बिल्कुल वैसा ही है कैसे आज हम जंगली जानवरों को टैग करने के लिए ट्रैंकुलाइजर डार्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। क्या ये सच में इतना हानिरहित है, या फिर एक तरह का एलियन अबडक्शन ही है, भले ही इसका उद्देश्य वैज्ञानिक हो, बिना सहमति के? देखिए, सीरियन दृष्टिकोण से देखें तो सहमति की अवधारणा वहां लागू होती है जहां दोनों पक्ष एक ही स्तर पर संवाद कर सकें। एक डरे हुए हिंसक समूह के पास जाकर ये कहना कि क्या हम आपकी प्रजाति को बचाने के लिए आपका खून ले सकते हैं, व्यवहारिक नहीं था। वो भी है। मासिया, जो उनकी अटलांटिस की गाइड है, वो समझाती है कि ये तरीका पूरी तरह से हानिरहित है, क्योंकि इससे लोगों को कोई दर्द या डर महसूस नहीं होता। लेकिन क्या हम इंसान खुद को उन उन्नत परग्रहियों के सामने जानवरों की तरह ही देखते हैं? खैर, ये एक गहरी नैतिक दुविधा है जिस पर घंटों बहस हो सकती है। बिल्कुल, लेकिन जब वे इन आदिम लोगों के डीएनए का विश्लेषण करते हैं तो जो सच्चाई सामने आती है वो इन प्रयोगों से भी ज्यादा चौंकाने वाली है। हाँ, वो आर्यन आक्रमणकारियों वाली बात ना? सही। विश्लेषण से पता चलता है कि ये आदिम लोग कोई सामान्य शिकारी नहीं है। ये मुख्य रूप से आर्यन आक्रमणकारियों के वंशज हैं जो 5वें आयाम से 3रे आयाम में गिरने के बाद पृथ्वी पर आए थे। तो ये आयामों का गिरना, 5वें आयाम से 3रे आयाम में गिरने का असल मतलब क्या है यहाँ? स्रोतों के अनुसार 5वें आयाम को एकता और उच्च चेतना की अवस्था माना जाता है, जहां शरीर को जीवित रहने के लिए बाहरी पदार्थों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। लेकिन 3रे आयाम में गिरने का मतलब है एक सघन भौतिक दुनिया में फंस जाना। अच्छा। पृथ्वी पर आने के बाद इन जीवों को पहली बार भूख और ठंड जैसी भौतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। और यहीं आहार और चेतना के बीच का वो गहरा संबंध सामने आता है जिसका जिक्र दस्तावेजों में बार बार हुआ है। जीवित रहने के लिए उन्होंने जानवरों का शिकार करना और मांस खाना शुरू किया। और ये केवल डाइट में बदलाव नहीं था, ये एक आध्यात्मिक पतन की शुरुआत थी। जब कोई जीव लगातार सर्वाइवल मोड में रहता है, शिकार करता है, तो उसका नर्वस सिस्टम हमेशा डरा हुआ रहता है। हाँ, लड़ो या भागो वाली स्थिति, फाइट और फ्लाइट। बिल्कुल। और जब उन्होंने जानवरों को खाया तो उन जानवरों का डर, दर्द उनकी कोशिकाओं में समा गया। वे कुपोषित हो गए। अगर हम इसे आधुनिक मनोविज्ञान के नजरिए से देखें तो जब आप पूरी तरह से केवल अस्तित्व बचाने की बुनियादी जरूरतों में उलझ जाते हैं तो आध्यात्म के लिए कोई जगह नहीं बचती। एकदम सही कहा आपने। उनका ये सर्वाइवल का तनाव इतना ज्यादा था कि उनकी अपनी आत्मा से उनका जुड़ाव टूट गया। वे अपनी आंतरिक सत्य की आवाज नहीं सुन पाते थे और उनकी टेलीपैथी जैसी क्षमताएं खत्म हो गई। और टीम के सदस्य राय को इस स्थिति को देखकर बहुत गहरा दुख होता था। ये साबित कर रहा था कि आपका पर्यावरण
और आहार केवल आपके शरीर को नहीं बल्कि आपकी चेतना को भी हमेशा के लिए बदल सकता है। ये बहुत ही डरावना विचार है। खैर, पूर्वी महाद्वीप का ये अभियान बहुत थका देने वाला था। इसके बाद टीम वापस एटलांटिस लौटती है। हाँ, एटलांटिस यानी कि योर शहर। वहां लौटने पर टीम का लीडर एस्केमियस वापस सीरियस ग्रह के लिए चला जाता है। और अब एसेंशिया का पूरा ध्यान उस रहस्यमयी नक्शे और मू महाद्वीप की पहेली की ओर केंद्रित हो जाता है। बिल्कुल। एसेंशिया उस नक्शे को ट्रेस करती है और अपने एक और एटलांटिस के मार्गदर्शक थियोनस के पास जाती है। और यहाँ ना इन दस्तावेजों में एक बहुत ही भावुक पहलू देखने को मिलता है। हाँ, थियोनस का अकेलेपन वाला हिस्सा। थियोनस की पत्नी का देहांत हो चुका है और वो बहुत अकेला महसूस करता है। जब एसेंशिया उससे मिलने जाती है तो वो एक गुलाबी रंग के कमरे में होता है जहां बहुत सारे पौधे रखे हुए हैं। वो कमरा उसकी पत्नी का पसंदीदा था। ये दृश्य दिखाता है कि भले ही ये ब्रह्मांडीय जीव उन्नत तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन शोक और अकेलेपन जैसी मानवीय भावनाएं उनमें भी मौजूद हैं। जब एसेनिया थियोनस को मुंह के बारे में पूछती है तो वो मुंह का जो वर्णन करता है वो उन आदिम लोगों के डरावने माहौल से बिल्कुल विपरीत है। थियोनस बताता है कि मुंह की स्थापना शुद्ध प्लीडियन ऊर्जा के साथ की गई थी। वो इसे एक स्वर्ग की तरह बताता है, जहां वाइब्रेशंस बहुत उच्च है। हाँ, बड़े बड़े पेड़ हैं और जहां पृथ्वी की मिट्टी की खुशबू महसूस की जा सकती है। वो एक शांत जगह है। लेकिन यहाँ भी एक पहेली है। थियोनस उस रहस्यमयी नक्शे को पहचानने से इनकार कर देता है। वो कहता है कि ये आकृतियां मुंह के किसी भी ज्ञात हिस्से से मेल नहीं खाती, लेकिन वो एसेनिया को क्रिस्टलोर में रहने वाले अपने एक विद्वान मित्र स्कॉर्पियो के लिए एक परिचय पत्र और एक उपहार देता है, जो मुंह का मुख्य शहर है। बिल्कुल। और स्कॉर्पियो का ये पत्र इस कहानी का अगला दरवाजा बन जाता है। हम इस सवाल की पड़ताल करेंगे कि कैसे एक बेहद उन्नत सभ्यता अपनी तकनीक का इस्तेमाल अपनी आत्मा को जगाने के लिए करती है। ठीक है, आइए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। इस कहानी के केंद्र में एसाइनिया नाम की एक किरदार है। वो कोई जादूगर या संत नहीं है, बल्कि सिरियन डेलीगेशन की एक बेहद काबिल वैज्ञानिक है। हाँ, एक रिसर्चर। बिल्कुल। वो और उसकी पूरी टीम पृथ्वी पर आए हैं, जिसे इस कहानी के ब्रह्मांड में मुंह कहा गया है। वे इंसानों के डीएनए और जेनेटिक्स की स्टडी करने आए हैं। और उनका काम पूरी तरह से डेटा और विज्ञान पर टिका हुआ है। हाँ, लेकिन फिर एसाइनिया के हाथ वो रहस्यमय नक्शा और एक सुनहरी चाबी लग जाती है। यहाँ जो सबसे हैरतअंगेज बात है वो ये है कि मुंह सिर्फ एक साधारण ग्रह या कोई रैंडम रिसर्च प्रोजेक्ट नहीं है। अच्छा। एसानिया के नजरिए से देखें तो ये एक मदरलैंड है, एक ऐसी मातृभूमि जहाँ पूरे ब्रह्मांड की सबसे उच्च ऊर्जा का वास है। मतलब एक बहुत ही पवित्र जगह। बिल्कुल। उसका मिशन भले ही डीएनए के सैंपल्स इकट्ठा करने से शुरू हुआ हो, लेकिन वो नक्शा उसे एक ऐसे रास्ते पर ले जाता है जहां उसे जेनेटिक्स से ज्यादा अपनी खुद की चेतना को डिकोड करना है। तो ये सफर शुरू होता है क्रिस्टलोर नाम के एक शहर से। एसानिया अपने एक संपर्क को ढूंढ रही है जिसका नाम स्कॉर्पियो है। वो एक बहुत ज्ञानी व्यक्ति है। हाँ, और जब वो स्कॉर्पियो से मिलती है तो उसका हुलिया अपने आप में एक अलग ही कहानी कहता है। हाँ, उसका कद काफी छोटा है और उसकी आंखें बिल्कुल नीली काली हैं। कहानी बताती है कि उसकी माँ किसी दूसरे स्टार सिस्टम से थी जिसे एक इंटरगैलेक्टिक ट्रेडर ने चुरा लिया था। जी। पर मुझे यहाँ एक बात समझ नहीं आई। मतलब एक आध्यात्मिक सफर की कहानी में इस तरह की इंटरगैलेक्टिक स्मगलिंग या एलियन जेनेटिक्स की बात का क्या काम है? ये एक बहुत ही अहम बिंदु है। ये जानकारी सिर्फ कोई रोचक तथ्य भर नहीं है। तो फिर क्या है? स्कॉर्पियो की ये जो मिलीजुली जेनेटिक पृष्ठभूमि है, ये हमें समझाती है कि ये ब्रह्मांड कोई अलग-अलग डिब्बों में बटा हुआ नहीं है। मुंह यानी पृथ्वी एक ऐसा मेल्टिंग पॉट है जहां अलग-अलग ग्रहों, तारों और सभ्यताओं का डीएनए आपस में मिल रहा है। ओह, तो पृथ्वी एक तरह का जेनेटिक संगम है। बिल्कुल। स्कॉर्पियो का अस्तित्व इस बात का प्रतीक है कि पृथ्वी पर जो जेनेटिक प्रयोग चल रहा है वो कितना विशाल और जटिल है। मतलब ये सिर्फ एक ग्रह की बात नहीं है, पूरा ब्रह्मांड इस प्रयोग में शामिल है। खैर, जब एसाया स्कॉर्पियो को वो नक्शा दिखाती है जो उसे लायरा के गैलेक्टिक काउंसिल के लीडर मोस्तीनिया ने दिया था। हाँ, मोस्तीनिया ने दिया था। तो उस नक्शे पर सिर्फ एक बात लिखी होती है, मुंह जाओ। स्कॉर्पियो तुरंत अपनी लाइब्रेरी से एक पुराना स्क्रॉल निकालता है और कहता है कि ये ओंटारा का नक्शा है। ओंटारा यानी नई रोशनी की जगह। और वो बताता है कि ये जगह 12 डायमेंशनल मैट्रिक्स से जुड़ी हुई है। सही का। रुकिए,
यहाँ मुझे एक स्पष्टीकरण चाहिए। ये 12 डायमेंशनल मैट्रिक्स आखिर है क्या? क्या हम यहाँ किसी तरह के समानांतर ब्रह्मांड या वो मार्वल मूवीज वाले मल्टीवर्स की बात कर रहे हैं? अरे नहीं नहीं, इसे भौतिक दुनिया या अलग अलग ग्रहों की तरह मत सोचिए। तो फिर से कैसे समझे? इसे आप चेतना की परतें या रेडियो की फ्रीक्वेंसी की तरह समझिए। हम इंसान आमतौर पर 3 डायमेंशनल चेतना में जीते हैं, जहां सब कुछ समय, स्थान और भौतिक नियमों से बंधा है। नॉर्मल दुनिया। हाँ, 12 डायमेंशनल मैट्रिक्स का मतलब है चेतना का वो सबसे उच्चतम स्तर जहां आप सीधे ब्रह्मांड के स्रोत या क्रिएटर ऑफ ऑल से जुड़ जाते हैं। अच्छा। वहां झूठ, डर या समय की सीमाएं काम नहीं करती। ओंटारा एक ऐसी ही जगह है जहां का वातावरण सीधा इस उच्च फ्रीक्वेंसी पर सेट है। मतलब वहाँ की एनर्जी बहुत भारी होती होगी। बिल्कुल, इसीलिए स्कॉर्पियो कहता है कि वहां सिर्फ उच्च आध्यात्मिक चेतना वाले ही जा सकते हैं। कोई भी साधारण व्यक्ति उस भारी ऊर्जा को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ये तो ऐसा है जैसे किसी पुराने रेडियो को अचानक सबसे हाई बैंडविड्थ वाले सिग्नल से जोड़ दिया जाए, वो तो जल जाएगा। हाँ, एकदम सटीक उदाहरण। और इसीलिए स्कॉर्पियो उसे वहां जाने के लिए 5 दिन का सोलो पास दिलवाता है। उसे ये सफर अकेले ही तय करना होगा। लेकिन अकेले सफर शुरू करने से पहले ही एक अजीब सा तनाव पैदा हो जाता है। हाँ, वो कैप्रिसियो वाला सीन। बिल्कुल। एसायना को कैप्रिसियो नाम का एक शख्स दिखता है। ये वही इंटरगैलेक्टिक ट्रेडर है जो कभी उसके लिए संदेश लेकर आया था। पर इस बार वो एसायना को देखकर छुपने की कोशिश करता है। अचानक कहानी में एक अनजान सा खौफ आ जाता है। ये तनाव क्यों लाया गया कहानी में? क्योंकि आध्यात्मिक जागृति कभी भी एक साफ सुथरी या पूरी तरह से सुरक्षित प्रक्रिया नहीं होती। कैप्रिसियो उस शैडो या अंधकार का प्रतीक है जो हमेशा रोशनी के समानांतर चलता है। अच्छा, मतलब एक तरह की चेतावनी है। हाँ, एसायनिया अपनी छठी इंद्री से महसूस कर लेती है कि इस इंसान के इरादे ठीक नहीं है। ये हमें बताता है कि चेतना के उच्च स्तर पर जाने का मतलब ये नहीं है कि दुनिया से खतरे खत्म हो जाते हैं, बल्कि आपकी उन खतरों को भांपने की क्षमता तेज हो जाती है। एसायनिया इस खौफ को पीछे छोड़ते हुए एक लाइट शिप में बैठती है और ओंटारा के लिए निकल पड़ती है। बिल्कुल। उत्तरी ओंटार पहुंचने पर रामुंडो नाम का शख्स उसे एक खास ट्रांसपोर्टर क्राफ्ट देता है और ये यान अपने आप में इंजीनियरिंग का एक बहुत ही अजीब नमूना है। हाँ, ये हिस्सा बहुत दिलचस्प है। ये क्राफ्ट ऊर्जा के एक कुशनिंग फोर्स यानी एक अभेद्य सुरक्षा कवच से घिरा है। अगर आप इसे पेड़ों में भिड़ा दें तो ये क्रैश नहीं होगा, बल्कि किसी रबर की गेंद की तरह उछलकर वापस आ जाएगा। एक तरह का बम्पर कार कह सकते हैं इसे। हाँ, और ये हमेशा जमीन से 3 इंसानों की ऊंचाई यानी करीब 20 फीट पर ही उड़ता है। चाहे नीचे गहरी खाई आ जाए या पहाड़, ये खुद को एडजस्ट कर लेता है। इसमें सिर्फ 2 ही स्पीड हैं, एक बहुत तेज और दूसरी बिल्कुल पैदल चलने की गति वाली। अब यहाँ मेरा एक सीधा सवाल है। ओंटारा जैसी जगह जो पूरी तरह से ध्यान, अध्यात्म और प्रकृति से जुड़ने के लिए बनी है, जी, वहां किसी को ऐसी एक्सीडेंट प्रूफ बम्पर कार जैसी तकनीक क्यों दी जा रही है? मतलब क्या ये तकनीक उन्हें प्रकृति से दूर नहीं कर रही? आमतौर पर हमें यही लगता है। हम मानते हैं कि अगर आपको प्रकृति से जुड़ना है तो आपको अपनी ये गैजेट्स और तकनीक छोड़नी पड़ेगी। बिल्कुल, हम तो यही सुनते आए हैं। लेकिन उच्च सभ्यताओं में तकनीक और आध्यात्म एक दूसरे के दुश्मन नहीं होते। जरा सोचिए, अगर आप एक अनजान घने जंगल में कोई सामान्य यान उड़ा रहे हैं तो आपका पूरा दिमाग किस चीज पर केंद्रित होगा? जाहिर है मैं यही सोचूंगा कि कहीं यान किसी पेड़ से न टकरा जाए या किसी खाई में न गिर जाए। सारा ध्यान तो कंट्रोल करने में ही चला जाएगा। सही कहा। आपका पूरा ध्यान सर्वाइवल यानी खुद को बचाने और मशीन को कंट्रोल करने में लग जाएगा। आप उस जगह की ऊर्जा को तो महसूस ही नहीं कर पाएंगे। अरे हाँ, ये जो कुशनिंग फोर्स वाला क्राफ्ट है, ये दरअसल एसानिया के दिमाग को सर्वाइवल के तनाव से मुक्त कर रहा है। चूंकि उसे क्रैश होने का कोई डर नहीं है, इसलिए वो अपना पूरा ध्यान ओंटारा के उस पवित्र वातावरण पर लगा सकती है। वाओ। मशीन इंसान को प्रकृति से दूर नहीं कर रही, बल्कि वो उसके दिमाग को उस ऑपरेशनल लोड से आजाद कर रही है ताकि वो पूरी तरह से वर्तमान में रह सके। ये नजरिया तो पूरी बात को ही पलट देता है। तकनीक इंसान को बांधने के लिए नहीं, बल्कि उसकी चेतना को आजाद करने के लिए है। बिल्कुल। खैर, क्राफ्ट तो उसे मिल गया, लेकिन ओंटारा के इस विशाल और अनजान परिदृश्य में दिशा कौन दिखाएगा? अब यहाँ मुद्दा सच में बेहद दिलचस्प हो जाता है। हाँ, अब वो जादुई चाबी काम आएगी। मोर्सिनिया ने उसे जो सुनहरी चाबी दी थी, वो यहाँ सक्रिय होती है। अपनी पहली रात एसायनिया एक विशाल क्वार्ट्ज क्रिस्टल के नीचे बिताती है। चांदनी रात में वो क्रिस्टल हीरों की तरह चमक रहा है।
वो प्रार्थना करते हुए उस चाबी को रगड़ती है। और यहीं पर तकनीक और चेतना का सबसे बड़ा संगम होता है। हाँ, वो चाबी गर्म हो जाती है और इसाइनिया को टेलीपैथी के जरिए एक आवाज सुनाई देती है। ये आवाज किसी डिक्शनरी की भाषा में बात नहीं कर रही, बल्कि रोशनी की भाषा या लैंग्वेज ऑफ लाइट में संवाद कर रही है। वो आवाज कहती है, उत्तर की ओर जाओ, हम तुम्हें रास्ता दिखाएंगे। जी। अगले दिन जब वो क्राफ्ट उड़ाती है तो ये चाबी एक स्पिरिचुअल जीपीएस बन जाती है। जब वो सही दिशा में जाती है तो चाबी सीने पर गर्म होकर दिल की तरह धड़कने लगती है, और गलत दिशा में जाते ही वो बर्फ की तरह ठंडी हो जाती है। एकदम एक कंपास की तरह। लेकिन ये लैंग्वेज ऑफ लाइट का क्या मतलब है? क्या ये कोई कोडिंग है या कंप्यूटर प्रोग्राम? नहीं, लैंग्वेज ऑफ लाइट कोई इंसानी भाषा या कंप्यूटर कोडिंग नहीं है जिसमें शब्द या व्याकरण हो। ये शुद्ध वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी है। अच्छा। जब हम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो अर्थ अक्सर खो जाते हैं या उन्हें गलत समझ लिया जाता है, लेकिन रोशनी की भाषा सीधे आत्मा या चेतना से संवाद करती है। इसे आप इंट्यूशन का सबसे शुद्ध रूप कह सकते हैं। मतलब ये कोई मशीन वाली बात नहीं है? नहीं, चाबी का गर्म होना या धड़कना कोई जादुई ट्रिक नहीं है। ये ओंटारा की 12 डायमेंशनल ऊर्जा और एसेना की अपनी चेतना के बीच का सिंक है। जब वो सही दिशा में होती है तो फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है और गर्माहट पैदा होती है। अगर इसे हम सुनने वालों की रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ें तो ये बिल्कुल हमारी उस गट फीलिंग जैसा है। बिल्कुल। जब हम जिंदगी में कोई सही फैसला लेते हैं तो हमारे अंदर एक अजीब सी शांति और गर्माहट होती है, और जब हम कुछ गलत कर रहे होते हैं तो हमारा शरीर हमें संकेत देता है, हथेलियों में पसीना आना, सीने में भारीपन होना। आपने बिल्कुल सही जोड़ा। हमारे शरीर में भी अपना एक स्पिरिचुअल जीपीएस है, बस हमने उस पर ध्यान देना बंद कर दिया है। लेकिन यहाँ कहानी एक बहुत ही गहरा और डरावना मोड़ देती है। हाँ, ओंटारा का वो दूसरा पहलू। ये जो स्पिरिचुअल जीपीएस है, जो इतनी पवित्र ऊर्जा से भरा है, ये उसे किसी शांत और खूबसूरत ध्यान केंद्र की तरफ नहीं ले जाता। ये चाबी उसे उत्तर की ओर विशाल और प्राचीन जंगलों में ले जाती है। इसाइनिया को ऐसा लगता है जैसे वो क्रिएशन की कोख को देख रही है, लेकिन ये कोख बहुत खौफनाक है। बिल्कुल, बहुत डरावना माहौल है वहाँ। चाबी के लाल गर्म होने पर वो 3 नदियों के संगम वाले एक पथरीले द्वीप पर उतरती है। वहां वो एक ऐसा नजारा देखती है जो उसे कंपा देता है। एक शिकार का दृश्य। हाँ, एक बेहद विशालकाय, प्राचीन और डरावना पक्षी छोटे हरे पक्षियों का बुरी तरह से शिकार कर रहा है। वो इतनी डर जाती है कि भागकर वापस अपने सुरक्षा कवच वाले क्राफ्ट में छुप जाती है। या मुझे समझाइए, जो चाबी उसे ब्रह्मांड की उच्च चेतना की तरफ ले जा रही है, वो उसे इस हिंसक हॉरर मूवी वाले दृश्य के बीच क्यों ले आई? इससे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, और इसका जवाब ये है कि हम अक्सर आध्यात्मिकता को लेकर एक भ्रम में जीते हैं। कैसा भ्रम? हमें लगता है कि आध्यात्मिक दुनिया का मतलब सिर्फ शांत झरने, मीठे गीत और चारों तरफ फैली सफेद रोशनी है। लेकिन ऐसा नहीं है। मतलब वहाँ अंधेरा भी है। जब हम क्रिएशन की कोख की बात करते हैं तो निर्माण कभी भी बिना विनाश के नहीं होता। जन्म की प्रक्रिया अपने आप में बहुत हिंसक और दर्दनाक होती है। ये तो है। उस विशाल पक्षी का शिकार करना यह दर्शाता है कि प्रकृति का असली कच्चा रूप क्या है। जीवन और मृत्यु एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। एसेनिया को इस कच्चे सच का सामना करना ही था। आत्मखोज के रास्ते पर आपको सिर्फ रोशनी नहीं मिलती, आपको अपनी और इस ब्रह्मांड की सबसे गहरी, सबसे डरावनी परछाइयों से भी गुजरना पड़ता है। यानी आप अपने डर से भागे बिना उच्च चेतना तक पहुंच ही नहीं सकते। और ये डर सिर्फ उस शिकार वाले दृश्य तक सीमित नहीं रहता। हाँ, आगे और भी बुरा होता है। चाबी के इशारे पर वो आगे बढ़ती है और एक झरने के पास पहुंचती है। सफेद चट्टानें हैं, संतरी की तरह सीधे खड़े विशाल पेड़ और एक गहरा हरा रहस्यमयी तालाब है। चाबी उसे 3 पेड़ों के पीछे छिपे हुए एक रास्ते पर ले जाती है। यह रास्ता एक क्लिफ के ऊपर तक जाता है। बहुत ही सुनसान जगह है। और तभी उस शांत जंगल की खामोशी एक बेहद खौफनाक आवाज से टूटती है। एक गहरी सींग जैसी गूंजने वाली आवाज पूरी घाटी में भर जाती है। और इससे भी डरावनी बात, एसेनिया को अपने ठीक पीछे भारी कदमों की आहट महसूस होती है। कोई अदृश्य चीज उसका पीछा कर रही है। हाँ, वो इतनी बुरी तरह से डर जाती है कि वो अपने उस सुरक्षित होवरक्राफ्ट से बाहर निकलकर बिना पीछे मुड़े जान बचाकर अंधी दौड़ लगा देती है। चाबी उसके गले में इधर उधर झूल रही है। वो उसे अपने कपड़ों के अंदर दबाती है और बस भागती है। यहाँ उस सुरक्षित होवरक्राफ्ट का पीछे छूटना बहुत प्रतीकात्मक है। अच्छा, कैसे? अभी तक वो एक कुशनिंग फोर्स के अंदर सुरक्षित थी, तकनीक उसे बचा रही थी।
लेकिन आत्मा का अंतिम सफर कभी भी किसी सुरक्षा कवच के अंदर बैठकर पूरा नहीं किया जा सकता। उसे खुद उस रास्ते पर चलना ही था। बिल्कुल, उसे अपने पैरों पर खुद उतरना ही था। और वे भारी कदम जो उसके पीछे आ रहे थे, हो सकता है कि वे असल में कोई शिकारी न हो, बल्कि उसके अपने ही अंदर का अनजाना डर हो। ओह, ऐसा भी हो सकता है। मनोवैज्ञानिक कार्ल जुंग इसे शैडो सेल्फ कहते हैं। जब आप अपनी असली पहचान के करीब पहुंचते हैं तो आपके सबसे गहरे डर और असुरक्षाएं आपका पीछा करती हुई महसूस होती हैं। तो ये तरह का टेस्ट था। हाँ, ये परीक्षा है कि जब आपके पास कोई सुरक्षा कवच ना हो, जब पीछे डर भाग रहा हो, तब भी क्या आप उस चाबी के यानी अपने अंतर्ज्ञान के इशारे पर भरोसा करके आगे बढ़ते रहें? और वो दौड़ती रहती है, वो तब तक नहीं रुकती जब तक जंगल खत्म नहीं हो जाता और वो एक खूबसूरत सफेद रेत वाले समुद्र तट पर नहीं पहुंच जाती। आखिरकार वो सही जगह पहुंच जाती है। वो पीछे मुड़कर देखती है तो वहां कोई नहीं है, कोई कदम नहीं, कोई शिकारी नहीं, सिर्फ शांत नीली लहरें हैं और तट पर लाल फूलों वाला एक पेड़ है। एकदम शांत माहौल। ये पूरा दृश्य किसी क्लाइमैक्स की तरह है जहां आप अचानक राहत की सांस लेते हैं। वो शांत होकर अपनी उस सुनहरी चाबी से पूछती है, तुम कौन हो और मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? और चाबी के अंदर से जो टेलीपैथिक आवाज आती है वो कहती है, हम लायरा के स्टारगेट के पार के होने और बनने वाले लोग हैं। वंस ऑफ बीइंग एंड बिकमिंग। ठीक है, अब मुझे यहाँ एक गहरा डी कोड चाहिए। ये होने और बनने वाले आखिर हैं कौन, और इस पूरी रिसर्च या वो जो डीएनए मिशन था उससे इसका क्या लेना देना है? यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा आहा मोमेंट है। इसे ध्यान से समझिए। हाँ, बताइए। एसाइना को याद आता है जब वो मोस्तीनिया के साथ लायरा के स्टारगेट पर गई थी। लायरा का स्टारगेट वो द्वार है जहां से उच्च चेतना वाली आत्माएं भौतिक शरीर धारण करने के लिए निचले आयामों में प्रवेश करती हैं। मतलब ऊर्जा से शरीर में आना। हाँ, जब वो आवाज कहती है वंस ऑफ बीइंग एंड बिकमिंग, तो वे दरअसल उन आत्माओं की बात कर रहे हैं जो अभी ऊर्जा के रूप में है यानी बीइंग, और भविष्य में भौतिक शरीर लेने वाली हैं यानी बिकमिंग। रुकिए, एक सेकंड। इसका मतलब यह है कि एसाइना और उसकी टीम जो पृथ्वी या मुंह पर इंसानों के डीएनए और जेनेटिक्स पर रिसर्च कर रही हैं, वे किसी और के लिए ये काम नहीं कर रहे। बिल्कुल, वे कोई एलियन वैज्ञानिक नहीं है जो किसी दूसरे ग्रह के जीवों की स्टडी करके वापस चले जाएंगे। क्या बात कर रहे हैं? एसाइना को उस समुद्र तट पर यह एहसास होता है कि ओंटारा का ये किनारा उसकी खुद की आत्मा की नियति है, उसका सोल्स डेस्टिनी है। मतलब वे खुद। हाँ, ये जिस डीएनए को अपग्रेड कर रहे हैं, जिस ग्रह की ऊर्जा को समझ रहे हैं, भविष्य में वे खुद ही इंसानों के रूप में इस पृथ्वी पर जन्म लेने वाले हैं। वे भविष्य के इंसानों की चेतना तैयार कर रहे हैं, क्योंकि एक दिन वे खुद वही इंसान बनेंगे। क्या बात है, ये तो विज्ञान और अध्यात्म का पूरा चक्र ही बंद कर देता है। बिल्कुल, एक पूरा लूप है। मिशन शुरू हुआ था एक ठंडी तार्किक वैज्ञानिक रिसर्च के तौर पर। हाँ। कि भाई डीएनए कलेक्ट करना है, जेनेटिक्स को समझना है। हाँ। लेकिन अंत में उसे पता चलता है कि वो बाहर किसी और की स्टडी नहीं कर रही थी। हाँ। बल्कि वो अपने ही भविष्य के घर, अपने ही भविष्य के शरीर की नींव रख रही थी। सही कहा आपने। वो एडवांस होवरक्राफ्ट, वो स्पिरिचुअल जीपीएस वाली चाबी, वो डरावना जंगल, ये सब उसे किसी भौतिक जगह पर नहीं ले गए। हाँ। बल्कि इस एहसास तक ले गए कि उसका पृथ्वी के साथ कितना गहरा जन्मों जन्मों का रिश्ता जुड़ने वाला है। और यही बात जूडी सटोरी की इस किताब को इतनी खास बनाती है। ये हमें सिखाती है कि विज्ञान यानी क्या और कैसे को समझना, और आध्यात्म यानी क्यों को समझना, ये दोनों कभी अलग नहीं हो सकते। जब विज्ञान अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है तो वो आध्यात्म बन जाता है। ये एक ऐसा विश्लेषण है जो सच में सोचने का नजरिया बदल देता है। बिल्कुल। अगर हम इस पूरे डीप डाइव को आज की अपनी जिंदगी से जोड़कर देखें तो ये हमारे लिए भी उतना ही सच है। हमारी इंट्यूशन भी बिल्कुल उस सुनहरी चाबी की तरह काम करती है। हाँ, जो हमें रास्ता दिखाती है। कई बार वो हमें ऐसी दिशा में धकेलती है जो तार्किक रूप से बिल्कुल गलत लगती है। शायद कोई सुरक्षित नौकरी छोड़ना, किसी नए शहर में जाना, या किसी ऐसे रिश्ते से बाहर निकलना जो हमें रोक रहा हो। जहाँ सब कुछ रिस्की लगता है। उस वक्त हमें भी लगता है कि हम किसी डरावने जंगल में आ गए हैं जहाँ खौफनाक कदम हमारा पीछा कर रहे हैं। लेकिन अगर हम उस सुरक्षित हॉवरक्राफ्ट को छोड़कर अपने डर का सामना करते हुए आगे बढ़ते रहें तो वो रास्ता हमें हमारी आत्मा के असली गंतव्य तक पहुंचा ही देता है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से समेटा आपने इसे। तो सुनने वालों, जाते जाते इस गहरे विश्लेषण से जुड़ा एक विचार आपके लिए छोड़कर जाते हैं। जरा सोचिए, अगर आज इसी पल आपके हाथों में कोई ऐसी सुनहरी चाबी आ जाए जो आपसे कहे कि वो आपकी आत्मा की असली मंजिल का रास्ता जानती है, लेकिन वो रास्ता किसी सुरक्षित होवरक्राफ्ट से नहीं, बल्कि आपके सबसे बड़े डर
और किसी अनजान खतरनाक जंगल से होकर गुजरता है, तो क्या आप उस रास्ते पर अपना पहला कदम बढ़ाने की हिम्मत करेंगे, बिना ये जाने कि उस रास्ते के अंत में क्या छुपा है? यदि इस वीडियो ने आपको जीवन के गहरे रहस्यों को समझने में सहायता की हो, तो वीडियो को लाइक करें और इसे दूसरों के साथ शेयर अवश्य करें। अब इस अद्भुत यात्रा के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चरण को जानने के लिए पार्ट 3 जरूर देखें। आपका एक शेयर किसी और के जीवन में भी नई जागरूकता का प्रकाश ला सकता है। चैनल वाइज वॉलनट से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। बहुत धन्यवाद।